हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अपने इसी चैनल पे अपन ने जो बुक आती है अपनी एरर प्रो, इसकी डाउट डिस्कशन की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें मैं आपके जो भी पोटेंशियल डाउट्स हो सकते हैं उस चैप्टर के वो पहले ही डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको डाउट्स के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, आज अपन वर्ब चैप्टर के डाउट्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। एक तो अपन ने इसी चैनल पे एक फ्री कोर्स भी लॉन्च किया भाई, सब एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए सब एग्जाम्स के लिए। उसका सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किया कि सब लोगों को फायदा होगा उस कोर्स को करके। कंप्लीट कोर्स रहेगा, उसको आप देख सकते हैं, और अगर कंटेंट उसका वर्थ इट लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट शेयर करिएगा, एक आधी वीडियो मत शेयर करिएगा। ये इसी वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर पिन है उसका लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। दूसरी बात, एरर प्रो और वोकैब प्रो अब अमेजोन पे नहीं बिकती हैं। एरर प्रो, वोकैब प्रो अब कुरियर के थ्रू भेजी जाती हैं। वो भी मैं कमेंट के अंदर भी डाल रखा है मैंने उस वीडियो का लिंक। नहीं तो सीधा आप एरर प्रो अमन वर्सेस टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने सारा प्रोसेस बता रखा है, किस नंबर पे व्हाट्सएप ऑर्डर प्लेस करना है, व्हाट्सएप से ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कहाँ पेमेंट करनी है, सब बता रखा है उसमें। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी बात, एक्चुअली क्या हुआ ना, जैसे ये बुक अपन ने जब लॉन्च करनी थी, बहुत टाइम हो गया था अभी, हाँ लॉन्च करनी है, तो उसमें लास्ट में थोड़ी सी जल्दी मचाने के चक्कर में ये जो एडवांस वर्ब चैप्टर है इसके साथ थोड़ा इनजस्टिस हो गया। बेसिकली एडवांस वर्ब अलग से चैप्टर बनना चाहिए था, और इसके कुछ सवाल इसी के अंदर रह गए। होना क्या चाहिए था, इसमें जो वर्ब चैप्टर है उसमें सिर्फ मॉडल के और मेन वर्ब के ही, जैसा मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली, मैं इन तीनों चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ाता हूँ, मॉडल, मेन वर्ब और एडवांस वर्ब। मॉडल और मेन वर्ब तो फिर भी मैं बिल्कुल इकट्ठे पढ़ाता हूँ, एडजसेंट एक के बाद एक ही पढ़ाता हूँ, साइमल्टेनियस वे में उसको पढ़ाता हूँ। तो ये दोनों तो इकट्ठे आने चाहिए, लेकिन एडवांस वर्ब के डाउट अलग से होने चाहिए थे। तो इस लेक्चर के अंदर जितने भी इस चैप्टर के अंदर एडवांस वर्ब के क्वेश्चन डल गए हैं उनको मैं पहले ही आपको मार्क करके बता दूंगा कि भैया ये एडवांस वर्ब के अभी आपको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एडवांस वर्ब चैप्टर के पढ़ने के बाद ही कर रहे हैं। और दूसरा, एडवांस वर्ब की मैं आपको एक अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा भाई, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगा कि जैसा मैं एडवांस वर्ब पढ़ाता हूँ उसके साथ कुछ भी जस्टिस हो रहा है ना। तो मैं आपको 150-200 क्वेश्चन की एडवांस वर्ब की एक अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, और उसमें बच्चे अभी नहीं हो पाएगी, उसमें कम से कम मेरे को आप 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक आप बाकी पूरी बुक सॉल्व करोगे, उतना टाइम लग ही जाएगा। एडवांस वर्ब वैसे भी मैं पढ़ाता हूँ तो आखिरी चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो एडवांस वर्ब जो है इसकी मैं आपको एक अलग से पीडीएफ दे दूंगा। अभी जो आज, अभी तो नहीं, जो 6-7-8 महीने बाद जो नया कभी एडिशन छपवाएंगे उसके अंदर से पहले ही छप के आ जाया करेगा, लेकिन मैं आपको पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे को 25 से 30 दिन का टाइम देना। एडवांस वर्ब की पीडीएफ मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, और इसमें जो एडवांस वर्ब के क्वेश्चन डल गए हैं गलती से वो मैं आपको मार्क करा देता हूँ, उनको अपन बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस उनको नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के जैसे कभी आंसर गलत टाइप हो जाते हैं, या फिर मुझे लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हो गई, तो वो सारी बातें भी आप लोगों को जान लेनी जरूरी है डाउट्स के अलावा। और कई बार क्या होता है, हमने उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, हमने सोचा ये आंसर आएगा, लेकिन उसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, तो पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, और काफ़ी बच्चे इन वीडियोज़ को प्रैक्टिस बैच के रूप में यूज़ करते हैं। मान लो क्वेश्चन दिखाया, वहीं वीडियो पॉज कर दी, उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप सोचिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको बढ़िया क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस बैच के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए शुरुआत करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है आज का वो है बुक का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर वाज अवर्टेड। ठीक है, ये बेसिकली मॉडल चैप्टर से है और मीनिंग बेस्ड है पूरा का पूरा। व्हाट शुड हैव बीन, जो होना चाहिए था एक डिजास्टर, जो होना चाहिए था डिजास्टर, उसे टाल दिया गया। और अगर मैं यहाँ पे कोड लगाऊं तो मीनिंग आएगा जो हो सकता था, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी टेररिस्ट ने कोई बॉम्ब लगा दिया था, उसको डिफ्यूज कर दिया है ना, तो क्या कर रहा हूँ, जो हो सकता था, जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था, उसे टाल दिया गया। अब यहाँ पे डिजास्टर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको हम चाहेंगे कि चाहिए, ये कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत कर लेनी चाहिए थी, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे ये डिजास्टर के साथ ये मतलब शुड लगाने से तो पॉजिटिव मीनिंग आ जाएगा कि जो होना चाहिए था डिजास्टर, हाँ कि ना, कोई आतंकवादी थोड़ी सी लाइन को बोल रहा, तो समझिए। तो यहाँ पे अपने को शायद मीनिंग ये देना बेटर रहेगा कि जो हो सकता था एक डिजास्टर, जो हो सकता था एक बहुत बड़ा डिजास्टर, उसे टाल दिया गया। वर्ट माने टाल देना, तो यहाँ पे शुड नहीं कुड का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, वुड यू फाइंड मी एबसेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड। अगर तुम्हें मैं एबसेंट मिलूंगा, मतलब अगर तुम्हें मैं प्रेजेंट ना मिलूं तो मैसेज छोड़ना मत भूलना, ये सेंटेंस का मतलब है। अब इसके अंदर जब आप आंसर देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ शुड, और आपका हो रहा होगा दिमाग खराब कि ये क्या हो रहा है ना। सर शुड से स्टार्ट हो रहा है, शुड का मतलब तो चाहिए होता है, और शुड मॉडल होता है, मॉडल से शुरुआत हो गया, वर्ब से पहले आ गया, इंटेरोगेटिव कहाँ है, ये सब बातें।
एक्चुअली शुड कंजंक्शन भी होता है। शुड मॉडल तो होता ही है, शुड कंजंक्शन भी होता है, और शुड जब कंजंक्शन होता है तो उसका मतलब इफ जैसा होता है, अगर वाला मीनिंग होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ शुड यू नीड मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो शुड एक कंजंक्शन की तरह से भी काम करता है और उसका मीनिंग अगर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा ताकि इस टाइप के एरर आप अगली बार कर पाए। पंकज वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वुड नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। पंकज उदास था, इन चीज़ों पे खास ध्यान देना। पंकज उदास था क्योंकि वो अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं कर पाया था कल। यस्टरडे कब नहीं कर पाया था? कल नहीं कर पाया था। वुड नॉट अटेंड का मतलब क्या होता है? या तो वुड पास्ट की हैबिट दिखाता है ना, ही जैसे यूज टू पास्ट की हैबिट दिखाता है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि वुड भी पास्ट की हैबिट को दिखा सकता है। अब ये किसी की शादी रोज रोज तो होती नहीं कि हैबिट में आ जाए, तो वो नहीं। आई वुड नॉट डू दैट, मैं ये नहीं करूंगा, है ना। ही वुडंट डू दैट, वो ये नहीं करता था, ऐसा तो कोई मीनिंग है नहीं। वो उदास था क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाया था, करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, तो एबिलिटी की सेंस आ रही है। तो यहाँ पे बच्चे वुड मॉडल नहीं कुड मॉडल की जरूरत थी। आई कुडंट डू दैट, मैं ये कर नहीं पाया था। ही कुडंट डू दैट, वो ये कर नहीं पाया था। ही कुडंट अटेंड द मैरिज, वो मैरिज अटेंड नहीं कर पाया था, ये मीनिंग देना था। इसको देखिए जरा। बाय रीडिंग क्विकली आई कुड फिनिश द बुक बिफोर द लाइब्रेरी क्लोज्ड। तेजी से पढ़ के, तेज तेज पढ़ के। अब इसके दो तरीके से इसको सेंटेंस को सोचा जा सकता है। या तो ये कहना चाह रहा है तेजी से पढ़ के मैं बुक फिनिश कर दूंगा लाइब्रेरी बंद होने से पहले। बाय रीडिंग क्विकली आई कैन फिनिश द बुक बिफोर द लाइब्रेरी क्लोजेज। या तो पूरा प्रेजेंट में ले जाओ, ठीक है, कि मैं इसको खत्म कर दूंगा लाइब्रेरी बंद होने से पहले। ठीक है, आई कैन फिनिश, आई विल फिनिश, ऐसा कुछ ले जाओ कि आई विल फिनिश दिस बुक बिफोर द लाइब्रेरी क्लोजेज। लाइब्रेरी बंद होने से पहले पहले तेज तेज रीड करके मैं इस बुक को खत्म कर दूंगा। या तो ऐसे सोच लो, या फिर अगर आप इसमें, लेकिन ऐसा सोचने से देखो दो एरर होंगे। एक तो यहाँ पे कैन करना पड़ेगा, विल करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्लोजेस करना पड़ेगा। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, तेज तेज पढ़ के, तेज तेज पढ़ के मैं बुक को कंप्लीट कर पाया था, बुक को कंप्लीट कर पाया था लाइब्रेरी बंद होने से पहले। कुछ आ रही बात समझ में? बिफोर द लाइब्रेरी, बिफोर द, एक बार मैं इसका क्रॉस चेक कर लेता हूं, इसका आंसर क्या दे रखा है इसके अंदर। हाँ जी, इसमें बेसिकली इसके अंदर आंसर दे रखा है कि यहाँ पे कुड फिनिश की जगह पे, यहाँ पे कुड फिनिश की जगह पे आना चाहिए हैड फिनिश्ड। जो ऐसे जस्टिफाई हो रहा, देखो पहला मैंने आपको बताया, या तो ये मीनिंग दे लो कि तेज तेज पढ़ के मैं कर सकता हूँ इसको लाइब्रेरी बंद होने से पहले, लेकिन उसके लिए तो दो पार्ट में एरर मार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे या फिर ये कह सकते हैं कि तेज तेज पढ़ के मैंने ये काम कर लिया था, तेज तेज पढ़ के मैंने बुक खत्म कर ली थी लाइब्रेरी बंद होने से पहले। ठीक है, यानी लाइब्रेरी बंद बाद में हुई। पास्ट के दो एक्शन का जब कंपैरिजन करना हो, ये 10th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि पास्ट के दो एक्शन का जब साथ में कंपैरिजन करना हो तो दोनों में से जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हैड कुड फिनिश नहीं, यहाँ पे अगर आप हैड फिनिश्ड कर देंगे तो सही हो जाएगा कि मैंने ये काम कर लिया था ये काम होने से पहले। तेज तेज पढ़ के मैंने बुक कंप्लीट कर ली थी लाइब्रेरी बंद होने से पहले, क्योंकि अगर दूसरा वाला तरीका लगाएंगे तो दो पार्ट में करना पड़ेगा जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए बच्चे ये मार्क करना पड़ेगा। ये 10th चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट भाई, आई हैव फ्रेंड्स हु शुड लव। मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें जिन्हें घर पर रहना पसंद करना चाहिए लेकिन दे हैव टू गो आउट टू वर्क। जिन्हें घर पर रहना पसंद करना चाहिए लेकिन उन्हें बाहर काम करने जाना पड़ता है। इस सेंटेंस को समझो जरा एक बार। मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं, कहना क्या चाह रहे होगे, मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको पसंद तो है घर पे ही रहना लेकिन बाहर जाके काम करना पड़ता है। उन्हें पसंद होना चाहिए कि उन्हें पसंद है, ये कहना है। मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो खूब मौज मतलब खूब पसंद करेंगे घर पे रहना। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो खूब पसंद करेंगे घर पे रहना लेकिन उन्हें बाहर काम करने जाना पड़ता है। 17 का एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। शुड की जगह पे वुड आएगा। बेसिकली जैसे ऊपर बोलते हैं ना, आई वुड लव टू डू दैट, मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे। बेसिकली आपकी इंटेंट को दिखाना चाहिए, नहीं है कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे अपन चाहिए लगा दें। मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पसंद तो करेंगे घर रहना, पसंद करना चाहिए नहीं, जो पसंद करेंगे घर रहना। एक बार उनको ऑप्शन दे दो, फटाक से घर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। अब जैसे ये कोविड में लॉकडाउन के बाद जब उन्हें वापस जाना पड़ रहा तो मौत आ रही है एम्प्लॉयज़ को, वहाँ तो आराम से अपना साइड पे चल रही है, कॉफ़ी चल रही है, मूवी चल रही है, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, इधर लॉगिन करके 10 मिनट मीटिंग लेके छोड़ देते हैं। वो वाली मौज कैसे आ पाएगी अब। तो
मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पसंद करेंगे घर रहना, आई वुड लव टू डू दैट, मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे शुड मॉडल नहीं बच्चे, वुड मॉडल की ज़रूरत है। या तो वुड मॉडल लगा लो, या फिर कई बच्चे के माइंड में ऐसा आ सकता है कि वो हैं ही ऐसे, तो जो पसंद करते हैं, या फिर लगा लो हु लव, वुड शुड कुड सब कुछ ही हटा दो। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पसंद करते हैं घर पर रहना लेके जाना पड़ता है, या तो वुड से दिखा दो जो पसंद करेंगे वाला मीनिंग दे रहा है कि दे वुड लाइक टू डू दैट, वो ऐसा करना पसंद करेंगे लेकिन उन्हें जाना पड़ता है। या तो ये वाला मीनिंग दे दो, या फिर पसंद करते हैं फैक्ट बताना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो, दोनों मॉडल हटा दो, लव लिख लो सीधा। ठीक है, दोनों तरीके से ठीक किया जा सकता है। पेपर में दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है, अभी मुझे पता है सर दोनों आ जाएं तो होंगे दो चार, लेकिन दोनों ऑप्शन ऐसे इकट्ठे नहीं आएंगे भाई। या तो वुड लगाने वाला ऑप्शन आएगा या इसको हटा के सीधा लव करने वाला ही ऑप्शन आएगा अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आया। अभी तो एरर है, तो दोनों में से कोई भी सोच लो, आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। इस पे आइए, यू मस्ट बी प्लीज टू हियर दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट द टिकट्स। यू मस्ट बी प्लीज, तुम्हें खुश होना ही पड़ेगा। यू मस्ट बी प्लीज, तुम्हें खुश होना ही पड़ेगा, ये मीनिंग देना है कि शायद तुम खुश होगे, मतलब तुम ज़रूर खुश होगे, तुम ज़रूर खुश होगे ये सुनकर कि मैंने पहले ही टिकट्स ले ली। तो यहाँ पे बच्चे ज़बरदस्ती मत करो कि तुझे खुश होना पड़ेगा, फ्यूचर दिखा रहे हो, तुम्हें पहले ही टिकट मिल चुकी है तो तुम क्या करो, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर लो, यू विल बी प्लीज टू नो दैट कर लो, यू विल बी प्लीज टू नो दैट कर लो, मतलब तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने पहले ही टिकट मुझे मिल चुकी है, मैं पहले ही टिकट प्राप्त कर चुका हूँ। जबरदस्ती मत करो, यू मस्ट बी प्लीज, तुम्हें तो खुश होना ही होना पड़ेगा। तो मॉडल यहाँ पे विल लगाने से बेटर मीनिंग आएगा। एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलेवड, हर सुबह वो अपनी बिलेवड मतलब अपनी वाइफ वगैरह को किस करता था और काम पे निकल जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे हर मॉर्निंग को वो माइट किस, शायद किस करता था और निकल जाता था, प्रोबेबिलिटी थोड़ी दिखानी है यहाँ पे। एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ तो हैबिचुअल एक्शन लिखना चाहिए, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो। एवरी मॉर्निंग ही किसेस, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ लिखा हुआ, अगर ही के लिए आया है, अगर ही के लिए आया है तो यहाँ पे सेट्स ऑफ लिखना चाहिए अगर ये प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है। लेकिन अगर ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है तो सेट 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 ही चलती है, वर्ब ये V2 है, इसका मतलब ये V2 है और ये पास्ट है तो फिर ये भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, देखो समझना, अगर आपने 10th चैप्टर मेरे से पढ़ा तो आपको पता होगा हैबिट पास्ट की भी तो हो सकती है, हाँ कि ना। हैबिट पास्ट अगर मैं लिख दूं ही यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, वो हर रोज सुबह जल्दी उठा करता था, पास्ट की हैबिट भी तो हो सकती है। तो जरा समझना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे किसी ही आए प्रेजेंट ही आए, क्योंकि एंड लगा के तो पास्ट में लिख रखा, दो पार्ट में एरर अपन कर नहीं सकते, तो यहाँ अपने को पास्ट की हैबिट को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरी मॉर्निंग ही माइट किस नहीं, ही यूज टू किस या ही वुड किस। अगर आपने मॉडल चैप्टर मेरे से पढ़ा तो आपको पता होगा वुड भी पास्ट की हैबिट को बता सकता है, यूज टू किस या वुड किस। इवन अगर एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ ना तो ही किस्ड भी लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको याद हो तो पास्ट की हैबिट बताने के 3 तरीके होते हैं, या तो यूज टू लगा लो या वुड लगा लो, या एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी ऐसा कुछ लिखा हो तो V2 लगाने से भी सीधा भी काम चल जाएगा। कोई मॉडल ना लगा के सीधा किस्ट भी लिख देते तो भी काम चल जाता। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे जाइए। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड टू। एक्चुअली इसके अंदर जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है कि ही कैन राइट द, ही कुड राइट कर रखा होगा मेरे ख्याल 25 में ना, कैन की जगह कुड आएगा। अब बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है, बच्चा ये कह रहा है, चलो सर आप, मैं समझ रहा हूँ कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि वो लेटर लिख सकता था इंग्लिश में अगर चाहता तो, है ना, वो लेटर लिख सकता था अगर चाहता तो, ऐसा ये शायद मीनिंग देना चाह रहा है। लेकिन सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, ही कैन राइट, ही कैन वो लिख सकता है लेटर इंग्लिश में अगर चाहे तो, ही वॉन्ट्स टू भी तो कर सकते हैं। हाँ बच्चे आप एकदम सही सोच रहे हो, ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछना मतलब मॉडल चैप्टर का क्वेश्चन बनाना था, तो इसमें अपने को ऐसा करना चाहिए था कि और कोई पॉसिबिलिटी ना बने। तो इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं बना, इसलिए 2 आंसर की प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए आप इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब क्रॉस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें दोनों आंसर की प्रोबेबिलिटी, आप ये भी मार्क कर सकते हैं, ये भी मार्क कर सकते हैं। अब कहोगे पेपर में आ जाए तो बच्चे अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर मैं एक लॉजिक से देखूं तो लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करनी चाहिए, है ना, लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करनी चाहिए। लेकिन दूसरा ये वाला पार्ट है कंडीशन की, ये इसके अनुसार ये चलेगा कि ये कैसी है उसके अनुसार ये चलेगा। तो जनरली अगर ये पेपर में आएगा भी ना तो इफ से शुरुआत हो रही होगी, आपने देखा होगा कंडीशनल चैप्टर, आपने देखा होगा कंडीशनल चैप्टर, है ना,
और अगर मैं इसको कंडीशनल चैप्टर के अनुसार करूंगा तो इफ के साथ V2 तो इधर यहाँ पे कुड आना चाहिए, उस लॉजिक से ये बेसिकली कुड ठीक हो रहा है। कुछ आ रही बात में? कंडीशनल चैप्टर में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे कि इफ के साथ जब इधर V2 आता है तो उधर वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आता है, उस लॉजिक से बेसिकली यहाँ पे ये कुड ठीक हो रहा है। तो इसलिए इसी फिलहाल स्ट्रक्चर के अंदर इसको ऐसे लिख देना, तो बच्चे इसमें आंसर जस्टिफाई करना ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाह रहा। तो आप इस क्वेश्चन को हटा लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार इसमें भी मार्क कर देता हूँ, ये क्वेश्चन रिमूव कराना है। चलो जी नेक्स्ट पर जाइए, इसको देखिए। आई ट्रस्ट यू विल शो forbearance to me a few minutes more so that I can finish this work। मैं आप पे भरोसा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा टाइम और मुझे झेल जाएंगे, थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ देर और, ताकि मैं इस काम को फिनिश कर सकता हूँ, कि ताकि मैं इस काम को फिनिश कर पाऊँ। क्या मीनिंग देंगे? मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर और मुझे झेल लेंगे ताकि मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ, कि ताकि मैं इस काम को पूरा कर पाऊँ। कर पाऊँ वाला मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चे जो मॉडल होते हैं मेनली मीनिंग बेस्ड होते हैं, तो आई कैन फिनिश नहीं, आई मे फिनिश लिखना पड़ेगा, मीनिंग बेस्ड सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली वो गलत टाइप हो गई है, गलत क्या मतलब बेकार टाइप हो गई है। उसमें लिख दिया वॉज का यूज सुपरफ्लस है, बच्चा परेशान। इसको देखो ऐसे एक्सप्लेनेशन इसकी ये होनी चाहिए थी, समझना जरा। ये सेंटेंस ऐसा है, बिहेवियर सब्जेक्ट है, अनरीजनेबल एडजेक्टिव है, और प्रीपोजिशन है, डॉटर इसका ऑब्जेक्ट है। उसकी डॉटर का जो अनरीजनेबल बिहेवियर था, उसकी डॉटर के अनरीजनेबल बिहेवियर ने गुप्ता जी को अपसेट कर दिया। अपसेट होने के रिसीवर हैं गुप्ता जी, अपसेट होने के रिसीवर हैं गुप्ता जी, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब तुम्हें पता होगा कि बिहेवियर ने अपसेट किया और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, पैसिव में तो कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं, और बिहेवियर अपसेट करने का डूअर है, तो यहाँ पैसिव वॉइस क्यों लगा रहे हो? वॉज अपसेट क्यों लिख रहे हो? वॉज अपसेट क्यों लिख रहे हो? ये अपसेट 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 ही चलता है, ये V3 लिखी हुई है, तो यहाँ पे V2 भी अपसेट होती है और V3 भी अपसेट होती है, तो यहाँ पे आखिर आप वॉज क्यों लिख रहे हो? पैसिव की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे तो एक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे वॉज हटेगा, थॉरली अपसेट, पूरी तरह से अपसेट कर दिया मिस्टर गुप्ता को। उसकी डॉटर का जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसने पूरी तरह से अपसेट कर दिया गुप्ता जी को, ये मीनिंग देना है। समझ में आया? तो कायदे से इसकी एक्सप्लेनेशन ये होनी चाहिए थी कि यहाँ पैसिव नहीं एक्टिव की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ से वॉज ड्रॉप होगा ताकि अकेला अपसेट आए और V2 माना जाए और एक्टिव माना जाए। क्लियर? मजा आया होगा, है ना? मन से आवाज निकल रही होगी, भाई पढ़ाता तो ये लौंडा गजब का है ना? चलो, ये 31 क्वेश्चन एडवांस वर्क का है, और ये वाला क्वेश्चन ना ये बहुत बच्चे डाउट भेजते हैं, मतलब ये और प्लेन टू पैरामाउंट या शायद किसी और किताब में भी बहुत बच्चे डाउट भेजते हैं इस क्वेश्चन को, तो आज शायद ये क्लियर हो गया होगा आपका। ये क्वेश्चन एडवांस वर्क का है भाई, एडवांस वर्क के जितने भी क्वेश्चन है वो बाद में डील करेंगे, अभी दोनों साइड वो खिचड़ी पकाने की कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिस फ्लो में मैं करा रहा हूँ उसी फ्लो में वो कर रहे हैं, है ना? तो एडवांस वर्क अभी उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, फिर ये बड़े पजल हो जाएंगे, तो एडवांस वर्क के जितने क्वेश्चन है वो बाद में डील करेंगे, अभी आप इनको ADV मार्क करके छोड़ देना। 31 एडवांस वर्ब है। शैल यू लाइक टू अकम्पनी अस, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक पर जाना पसंद करोगे? अब इसका जो आंसर है विल दिया हुआ है, लेकिन वो सही आंसर नहीं है बच्चे, यहाँ पे वुड आएगा। किसी को कोई खाने पीने की चीज़ ऑफर करना है ना, तो वुड से करते हैं, वुड यू लाइक टू गो विद अस, वुड यू लाइक टू हैव दिस, वुड यू लाइक टू गो टू मूवीज, तो यहाँ पे वुड ऑप्शन प्रेफर होना चाहिए था, ना कि विल यू लाइक टू, ठीक है। यहाँ पे वुड से बना लो, उसका आंसर गलत टाइप हुआ, उसको ठीक करना अपने को, मतलब है यही पार्ट लेकिन गलत टाइप हो गया है आंसर, मतलब जो लिखा ना इसकी जगह ये आएगा, वो गलत है इसके अंदर। आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर मी। मुझे पता है कि मुझे इस घर से निकाला जाएगा इस हफ्ते, और मेरे लिए बड़ा डिसएडवांटेजियस होगा। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आई वी के साथ जनरली शैल आता है, और जब किसी पे कंपल्शन लगा रहे हो ऐसा कुछ कि वो तेरे साथ ऐसा करेगा, जबरदस्ती करेगा, तब अपन क्या यूज़ करते हैं, तब उल्टे हो जाते हैं मॉडल, आईवी के साथ विल हो जाता है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा जब फॉर्मल किसी के ऊपर कोई लिटिगेशन लगाते हो तो शैल मॉडल यूज़ होता है, कुछ याद आ रहा है? ऑफिशियल लैंग्वेज में हमेशा शैल यूज़ होता है ना? जैसे कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे ये करना पड़ेगा, तो आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, तो क्या आता है? शैल आता है।
तो ये बेसिकली ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरह से यूज हो रहा है कि मुझे इस घर से निकाला जाएगा या मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब वो कंपेल्ड टू, बी फोर्स टू, ऐसे वर्ड आते हैं ना, तो ये ऑफिशियल लिटिगेशन टाइप के वर्ड होते हैं, इसलिए इनके साथ अपन चाहे आई हो, वी हो, शी हो, कोई भी हो, यहाँ पे आप शेल का यूज करेंगे। इसमें ये फंडा यूज हो रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट भाई, ही सीटेड इन द, अब यहाँ पे एरर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर ये अपने को अजीब लगता है, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, SEAT सीट, ये नाउन होता है भैया, कोई सीट नहीं है तुम्हारे लिए, यू टुक माई सीट, तुमने मेरी सीट ले ली। जो बेसिकली बैठना होता है वो तो सिट सैट होता है ना, वो तो सिट होता है, और उसकी सेकंड फॉर्म तो सैट होती है, सीटेड क्या होगा। तो यहाँ पे ही अपीयर्ड इन दिस एग्जाम लिख सकते हो, ही सैट इन दिस एग्जाम लिख सकते हो, या ही टुक दिस एग्जाम लिख सकते हो। आगे एक एरर भी आएगा, यू डोंट गिव एग्जाम, यू टेक एग्जाम। अपन हिंदी में कहते हैं ना मैंने पेपर दिया, इसलिए इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं आई गेव द एग्जाम, लेकिन वो इंग्लिश के हिसाब से ठीक नहीं है। इंग्लिश में आप यू टुक द एग्जाम एंड टीचर गिव द एग्जाम, टीचर आपको एग्जाम देता है और तुम एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, उसके लिए टेक वर्ब आती है। ये उल्टा होता है हिंदी से, स्टार मार्क करके इसको लिख लेना। तो यहाँ पे सेट आएगा, एरर इजी है, बस वही है ना, क्लिक नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, सीटेड भी तो V2 था, लेकिन बच्चे सीट नाउन होता है। ये तो वही बात होगी, अमंड लिख दिया आपने, मोहितड लिख दिया, है ना, तो नाउन में ईडी मत लगाओ, वर्ब में लगा लो। owing to his ill health he will not be able to give this examination which means he will have to lose 1 year। उसकी बीमार मतलब ही owing to his ill health, उसकी बुरी हालत के बुरी हेल्थ के कारण ही विल नॉट बी एबल टू गिव, फिर वही ये वही एरर आ गया, गिव दिस एग्जाम, वो ये एग्जाम नहीं दे पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू टेक दिस एग्जाम, अभी 1 सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट टेक द एग्जाम एंड टीचर गिव द एग्जाम, ये हिंदी से थोड़ा उल्टा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एडवांस वर्ब का है जी, क्वेश्चन नंबर 40, ये सारे बाद में डिस्कस होंगे। 42 भी एडवांस वर्ब का है। ही वर्क सो हार्ड दैट ही शुड प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो बड़ी मेहनत से काम करता है, ताकि, सो दैट माने ताकि, ये वो वाला सो नहीं है, ही सो स्मार्ट वाला, सो दैट इकट्ठा है, इसका मतलब होता है ताकि। वो बड़ी मेहनत से काम करता है ताकि वो अपने मैनेजर को मना सके उसे प्रमोट करने के लिए। मतलब है उसे मनाना चाहिए कि वो मना सके, उसे मनाना चाहिए कि वो मना सके, हाँ कि ना। तो ही, या तो यहाँ पे कोड लगा लो, है ना, बेसिकली एबिलिटी को रिप्रेजेंट करना, सो दैट ही कैन प्लीज लिख लो। वैसे कुड भी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा पास्ट में यूज होता है, फॉर्मल फॉर्म में भी यूज हो जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ही कुड गो देयर, वो वहाँ जा सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में भी कुड यूज हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मे भी लगा सकते हो, ही में प्लीज, कि शायद वो अपने बॉस को मना पाए, मे से भी काम चल जाएगा, कैन से भी काम चल जाएगा। आंसर में सिर्फ मे दे रखा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि यहाँ पे कैन भी लगा सकते हो आप। ही वर्क सो हार्ड सो दैट ही कैन प्लीज, ताकि वो ऐसा कर पाए, ठीक है। ज़्यादा बढ़िया वैसे मे ही रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब कोई कंडीशन दी होती है ना, ऐसा ऐसा हो रहा है ताकि वो ऐसा कर पाए, है ना, तो पॉसिबिलिटी की बात होती है। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर हटा ही देता हूँ, मे ही लिखना बच्चे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर रहेगा, कहीं दोनों आ गए आप परेशान हो जाओगे, मे ही लिखना है इसमें, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सेंटेंस कराया था, इफ़ यू आस्क हिम फॉर हेल्प, अगर तुम मुझसे मदद मांगोगे तो ही कैन हेल्प यू, नहीं अगर तुम मुझसे मदद मांगोगे तो वो शायद तुम्हारी मदद कर दे, में बेटर रहेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है कि वो मेहनत से काम करता है ताकि ऐसा हो पाए, ताकि वो अपने मैनेजर को मना पाए, पॉसिबिलिटी लगाना यहाँ पे बेटर रहेगा, ठीक है। फिर से ये 44 नंबर एडवांस वर्ब का क्वेश्चन आ गया। ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल ज्वाइन, वो अपने दोस्तों को प्रपोज करेगा कि वो ज्वाइन करेंगे कंपनी, वो अपने दोस्तों को प्रपोज करेगा कि वो ज्वाइन करें कि करेंगे, दो दो फ्यूचर एक साथ। अगर आपने 10 चैप्टर पढ़ रखा तो 2 फ्यूचर तो एक साथ आएंगे नहीं, जो सब क्लोज है वो प्रेजेंट में जाएगा, हाँ क्या ना। वो अपने दोस्तों को प्रपोज करेगा कि उसके दोस्त ज्वाइन करें, ये वाला मीनिंग देना है। तो यहाँ पे विल ज्वाइन, 2 फ्यूचर नहीं आ पाएंगे एक साथ, ये 10th चैप्टर का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ज्वाइन करेंगे नहीं, ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करें। अगर आपने मेरे से कोचिंग ले रखी है, मेरे से पढ़ रखा है, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। मैं चाहता हूं कि वो ऐसा करे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनवाया जाए, टॉपिक पढ़ा था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। उसमें क्या होता है, सीधी वर्ब की बेस फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर आप अकेला ज्वाइन लिख दोगे तो भी ठीक है, या शुड ज्वाइन भी लिख सकते हो। ज़्यादातर टीचर आपको यहाँ पे यही पढ़ाते मिलेंगे, शुड ज्वाइन, क्योंकि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ाना थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है। तो
ज्वाइन उन बच्चों के लिए जो मेरे से पढ़े हैं या जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जानते हैं क्या होता है, वरना फिर शुड ज्वाइन से काम चलाओ और क्या है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ज्वाइन है ताकि वो ऐसा करें। आप गूगल करके देख सकते हैं, जिन्होंने मेरे से कोचिंग नहीं ले रखी, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड 5 7 10 एग्जाम्पल पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, इतना भी कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है। होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा हूँ, जैसे किसी को डायरेक्ट एडवाइस देते हो आप, फॉर एग्जाम्पल गो अवे चले जाओ, स्विच ऑन द फैन, दर ये अपना पंखा चला दो। मैं इनडायरेक्ट एडवाइस की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि पंखा चलाया जाए, मैं चाहता हूँ कि रोहन दिल्ली जाए, ऐसे वाले जो मीनिंग होते हैं वो कन्वे किए जाते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, वाक्य चाहे प्रेजेंट में चल रहा हो, पास्ट में चल रहा हो, इनमें हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की बेसिक फॉर्म, जैसे जॉइन, जॉइंड, जॉइनिंग, जॉइन, सब में बेस फॉर्म क्या है, बेसिक फॉर्म क्या है, जॉइन, सीधा जॉइन आएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पढ़िए। ये बेसिकली इन्वर्जन चैप्टर से है। अगर आपने इन्वर्जन चैप्टर पढ़ रखा है तो उसका कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है कि नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन लगता है। नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स बट शी विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग। 46 का एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ मैंने क्यों मार्क किया था इसको। 46 के अंदर आपको नो एरर दे रखा है और मैंने इसको मार्क कर रखा है डाउट में। नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स बट शी विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग। अब एक तो आपको इसके अंदर डाउट ये आ सकता है कि दो फ्यूचर एक साथ कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ पे बट लगी हुई है और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में वो रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ना सिर्फ वो ऐसा करेगी बल्कि ऐसा भी करेगी, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट चीज़ें नहीं है। ये भी करेगी, ये नहीं, दूसरा नहीं भी होगा तो वो तो करेगी करेगी। ठीक है, जो 10th चैप्टर से कंफ्यूज हो रहे हैं ध्यान रखिएगा, बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी करेगी और ये भी करेगी। जैसे आपको एक एंड वाला सेंटेंस कराया था, अगर आपको याद हो। और दूसरा, इसको बेसिकली मैंने इसलिए मार्क किया होगा शायद डाउट्स के लिए, क्योंकि नॉट ओनली के बाद ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये विल शी गो, ये इंटेरोगेटिव में क्यों नहीं लिखा हुआ, ये बच्चे इन्वर्जन लगा हुआ। इन्वर्जन में क्या होता है, अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है, मैक्सिमम में सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आती है, वरना अगर एडवर्ब वो प्लेस हो तो कंप्लीट मेन वर्ब, हेल्पिंग और दोनों उठ के आ जाती हैं। टेंशन मत लीजिए, जिन बच्चों ने इन्वर्जन नहीं पढ़ा है, एक सेकंड इसको एक बार के लिए 46 को स्टार मार्क करके छोड़ लो, इन्वर्जन का भी आपको आ जाएगा। और मान लो बाय चांस आपने वीडियो बीच में से चला लिया है, तो बच्चे मैं पहले बता दिया था इस वीडियो को शुरू करते कि एडवांस वर्ब के क्वेश्चन इसके अंदर कुछ डले हुए हैं, लेकिन जितने एडवांस वर्ब चैप्टर के लेवल है जैसा मैं पढ़ाता हूँ उसने इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एडवांस वर्ब के जितने क्वेश्चन हैं उनको मार्क कर करके आपको छुड़वा रहा हूँ। उनकी अलग से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा, कम से कम 150 200 क्वेश्चन की, और 1 महीने के अंदर अंदर। कल ही नहीं कर सकता, 1 महीने। मैंने भी अभी इसको दोबारा देखा है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, ये हड़बड़ी के चक्कर में मैं एडवांस और चैप्टर अलग बनाना चाहता था, जो कि वो बस सारे चैप्टर देखते रहे, सबको प्रूफ रीड कराते रहे, और ये दिमाग से स्किप हो गया कि एडवांस और तो चैप्टर अलग बनवाना था, तो वो छूट ही गया कुछ जल्दी के कारण। तो एडवांस और चैप्टर की पीडीएफ मैं हर बच्चे को टेलीग्राम पर डालकर प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके डाउट डिस्कशन भी अलग से ही होंगे, इसमें जो एडवांस वर्क है उनको मार्क करते चलिए, मैं करा रहा हूँ मार्क आपको। ठीक है, ये भी एडवांस वर्क का जी क्वेश्चन नंबर 50। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कंजंक्शन का और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। रन फास्ट, तेज भागो, तेज भागो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। ठीक है, तेज भागो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। जो कंजंक्शन चैप्टर जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा, लेस्ट के साथ शुड का पेयर होता है। लेस्ट के साथ शुड का पेयर होता है। सर ये कंजंक्शन का तो यहाँ क्यों डाला, विल मॉडल है, शुड भी मॉडल है ना, तो इसका वर्ब से भी रिलेशन है। तो कंजंक्शन चैप्टर में जैसे पढ़ते हैं ना, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जोड़े में चलने वाली कंजंक्शन होती है, को रिलेटिव बोलते हैं इनको। तो लेस्ट के साथ जो पेयर होता है बच्चे, वो शुड का पेयर होता है। ठीक है, और इसका जो लॉजिक है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से लेना देना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तेज भागा, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूँ वो ऐसा करे, इसलिए यहाँ पे ये लगाते हैं। यानी यहाँ पे शुड मिस लिख दें, चाहे अकेला मिस लिख दें, वो भी ठीक है। शुड मिस लिख दोगे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। फॉरेन ऑथर जितने भी होंगे वो अकेला मिस लगाते हैं। ये आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाता हूँ मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के साथ। जिन बच्चों ने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ रखा होता है वो इसका लॉजिक समझ पाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़िए। ही मे लिव लॉन्ग, हिज सैड मदर प्रेड।
भगवान करे ये लंबा जिए, उसकी सैड मदर ने कहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंडा है मे ही लिव लॉन्ग हो जाएगा। 1 मिनट रुको। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे माइट क्यों नहीं आया, वो मुझे लगता है कि मैंने इसलिए डाउट मार्क किया था। देखो, एक तो ये उसकी माँ की इच्छा प्रेयर है, मैंने आपको बेसिक में पढ़ाए थे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जब ये आप प्रे करते हो तो उसमें क्या लिखते हो, मॉडल पहले लिखते हो। ही मे लिव लॉन्ग नहीं, ही मे लिव लॉन्ग का मतलब तो क्या हो जाएगा, शायद वो लंबा जिएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी को दिखाने लग जाएगा। प्रेयर को दिखाना है तो मे ही लिव लॉन्ग करना पड़ेगा, मे ही लिव लॉन्ग। अब जो मेन जो बात है जिसके लिए मैंने इसको डाउट मार्क किया, वो इसलिए मार्क किया, बच्चा कहेगा सर मेन क्लॉज पास्ट में, जब पास्ट की बात चल रही है तो मे क्यों लगाया, माइट क्यों नहीं लगाया। अरे बच्चे, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये तो उसकी माँ ने जैसा बोला बिल्कुल वैसा ही बोलोगे ना, ये कोई इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ी है, तो डायरेक्ट स्पीच है। जैसा उसकी माँ ने बोला, उसकी माँ ने तो सिंगल सेंटेंस बोला होगा, उसकी माँ ने पास्ट में थोड़ी बोला, उसकी माँ ने तो जब बोला तब हाथ की हाथ बोला है। मे ही, उसकी माँ ने तो क्या कहा होगा, मे यू लिव लॉन्ग या मे माई सन लिव लॉन्ग, ऐसे करके उसने बोला होगा। आपने उसका भी इनडायरेक्ट लिखा कहाँ है, तो इन्वर्टेड कॉमा में है ना भाई, हाँ कि ना। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हो तब क्या करते हो, इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया होता है वो प्रेजेंट में दिया हो तो पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में दिया हो तो वुड लगाते हैं। अभी तो ये इसके अंदर ही है ना। अगर इसका इनडायरेक्ट लिखते, हिज सैड मदर प्रेड दैट, हिज सैड मदर प्रेड दैट ही माइट, ऐसा फिर करते अपन इसको माइट में। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चे इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में है, ये अभी डायरेक्ट स्पीच में है, इसमें मत पास्ट टाप देना कहीं। नेक्स्ट पे ये रमेश इज फार एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। एक तो मुझे इस पूरे क्वेश्चन में ही गड़बड़ लगती है कुछ ना कुछ। रमेश जो है कहीं ज़्यादा, मतलब इतना एरोगेंट है कि वो जान ही ना पाए, मतलब इतना अत्यधिक एरोगेंट हो चुका है कि वो जान ही नहीं सकता उसके तौर तरीकों में क्या गलती है। ठीक है, तो एरर इन हिज वेज होना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है। एरर इन हिज वेज या कोई ऐसा ये फ्रेज होता तो एक बार चेक कर लेना भाई, इसको मैं चेक करना देखो भूल गया हूँ, देखा नहीं मैंने। कोई फ्रेज भी हो सकता है, एरर ऑफ हिज वेज मतलब उसके गलतियाँ उसके व्यवहार के अंदर। इन हिज वेज भी मुझे ठीक लग रहा है, एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, या फिर एक, चलो इसको क्रॉस चेक कर लेना, ये मेरी तरफ से होमवर्क मान लो। अब इसके अंदर जो आंसर दे रखा है वो शायद लर्न को कुछ और करके दे रखा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली एडवर्ब चैप्टर का एरर बनना था। यहाँ पे टू लर्न दे रखा है, ये इन्फिनेटिव के साथ पेयर है, सो के साथ दैट का पेयर होता है, टू के साथ टू का पेयर होता है, मतलब इन्फिनेटिव का पेयर होता है। माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू क्लाइम द स्टेयर्स अलोन, और माई ग्रैंड फादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट क्लाइम द स्टेयर्स अलोन। सो के साथ दैट का पेयर और इस टू के साथ इन्फिनेटिव का पेयर, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव के साथ फार नहीं टू का पेयर बनना था। ये एक्चुअली एडवर्ब चैप्टर का एरर है। पहली बात तो ये गलत वर्ब में ही गलत आया, और दूसरी बात इस सेंटेंस के अंदर भी गलती है, तो इसको चेक, और इसका आंसर भी गलत हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा, ये जबरदस्ती यहाँ टाइप होके गलत हो गया। ये एडवांस वर्ब का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 70। ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड, ज्वेलरी रिटेलर्स पूरे भारत के जितने भी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोल्ड चेन की सेल्स को रोक देंगे। अब यहाँ पे टू सस्पेंड इन्फिनेटिव है, अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करूँ तो ज्वेलरी रिटेलर सब्जेक्ट हो गया, अक्रॉस इंडिया अक्रॉस प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड वर्ब होगी, डिसाइडेड वर्ब क्या डिसाइड किया उन्होंने, सस्पेंड कर देंगे। ये इन्फिनेटिव है जो कि नाउन की तरह से काम कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है डिसाइड वर्ब का। ठीक है, अब ये टू सस्पेंड क्या है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है। अब ये सोल्ड तो खुद ही वर्ब होती है, हाँ के ना। वर्ब, ये वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट तो नाउन रखेगी ना, तो सोल्ड तो आ नहीं पाएगा यहाँ पे। पहली बात तो सेल आएगा, नाउन बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये मैंने मार्क क्यों किया है, क्योंकि आंसर में सिर्फ इतना लिख दिया कि सेल आएगा सोल्ड की जगह पे, लेकिन ऑफ लगा के इसको आपने स्पेसिफिक भी कर रखा है। किस चीज़ की सेल, सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 मंथ, तो यहाँ पे द सेल ऑफ लिखना पड़ेगा आपको, ये दा भी आएगा। काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता, इसलिए यहाँ पे मार्क किया है। ईमानदारी से मेरे को कमेंट करके बताना कि सर ये भी डाउट था। तुम जब पूरी वीडियो देखते होगे, चाहे मैंने वो प्रोनाउन की बनाई, चाहे एडजेक्टिव की बनाई, चाहे नाउन की बनाई, चाहे वर्ब की देख रहे हो, सच बताना एक बार ईमानदारी से। जो जो बच्चे यहाँ तक बिल्कुल फुल फ्लैज एक एक वर्ड सुनते आ रहे ना, तुम्हें माँ कसम है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेहनत तुम्हें कैसी लग रही है। जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो सोचता हूँ 10 बार कि बच्चा इसके अंदर क्या क्या सोच सकता है। तो अगर तुम्हारे दिल से भी आवाज़ आती है कि पता कैसे लगा यार, तेरे को कैसे पता कि मैं यही सोच रहा हूँ या मेरा यही डाउट है, तो एक बार कमेंट करके बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या, पढ़ के ऐसा लगता है कि यार इसको पता कैसे चलता है कि हमारा ये डाउट आ रहा है इसमें।
चलो इस पे आ जाओ। आई वुड अप्रिशिएट मतलब मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड अप्रिशिएट का मतलब भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, यानी मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी अगर रीडर्स राइट टू मी का मतलब मुझे पत्र वगैरह लिख के बताएं कि वो मेडिटेट वगैरह कैसे करते हैं। अगर इस बारे में मुझे मेडिटेट करके, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं वो लिखता हूँ, कोई ब्लॉग वगैरह लिखता हूँ, ठीक है, तो मैंने किसी चीज़ के बारे में ब्लॉग लिखा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा, अगर मेरे जो रीडर्स हैं वो मुझे बताएं कि वो कैसे मेडिटेट करते हैं, मतलब ईमेल लिख सकते हैं कैसे भी, अगर वो बताएं। तो बच्चे इसके अंदर ना ये कोई कंडीशनल नहीं है, इसका जो आंसर दे दिया है वो कंडीशनल के अकॉर्डिंग दे दिया है कि इधर वुड अप्रिशिएट है तो इधर यहाँ पे V2 कर दें। ये वुड बच्चे विल की फॉर्मल फॉर्म है। वुड देखती है हमेशा ही मैं सोचना पास्ट है, कोई इमेजिनेशन का सेंटेंस थोड़ी यार, ये तो बेसिकली आप बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी, है ना। तो ये ओपन कंडीशनल में जाएगा, और ओपन कंडीशनल के अंदर इफ के साथ प्रेजेंट आता है और इधर फ्यूचर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की जगह पे वुड दे रखा है जिसमें कोई गलती नहीं है, विल लगाना मैंडेटरी नहीं है, ये बेसिकली विल की ही फॉर्मल फॉर्म है। ये विल की फॉर्मल फॉर्म हो जाती है वुड। विल की अगर फॉर्मल फॉर्म लिखनी हो तो वुड लिख देते हैं बहुत बार अपन लेटर वेटर के अंदर ना, आई वुड लाइक दैट, आई वुड लाइक टू गो विद यू। जब आप किसी अपने सुपीरियर को लेटर वगैरह लिख रहे होते हो तो विल की बजाय बहुत बार आप वुड को प्रेफर करते हो फॉर्मल दिखाने के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। जिन्होंने कंडीशनल चैप्टर पढ़ रखा है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि उसमें क्या होता है, इमेजिनेशन होती है कि अगर मैं कहूँ अगर वो बढ़िया खेले तो मैच जीत जाए, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, इफ़ ही प्लेड वेल ही वुड विन द मैच, ऐसे करके। लेकिन ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, आप बस बता रहे हो कि भैया अगर ऐसा हो तो मुझे अच्छा लगेगा, ये कहना चाह रहे हो। तो इसको कंडीशनल के हिसाब से मत करिए, इसका आंसर गलत दे दिया, रोट दे दिया। एक्चुअली इसके अंदर वुड को हटा के सीधा राइट लिख दो आप, इफ़ द रीडर्स राइट टू मी, V1 लिख दो, और इसको ओपन कंडीशनल में ले जाओ, फर्स्ट कंडीशनल में ले जाओ कि मुझे अच्छा लगेगा अगर रीडर्स मुझे लिख के बताएं कि वो मेडिटेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे वुड क्यों आ पाया सर, ओपन कंडीशनल में तो विल आता है बच्चे, ये विल जो होता है मतलब वुड जो होता है विल की ही फॉर्मल फॉर्म होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मत चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि इसको चेंज करके तो वैसे भी वो ठीक नहीं हो रहा। दो जगह में से एक ही जगह एरर कर सकते हो, तो इसको मार्क करना, वुड को हटाना, इसमें रोट करके ठीक कर दिया लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। ये वाला आंसर बेटर रहेगा क्योंकि वो मीनिंग वाइज सही नहीं निकल रहा, रोट करने से कंडीशनल में चला जाएगा, इमेजिनेशन में चला जाएगा, जो कि ये है नहीं। चलिए, एवरी नाइट आई एम इन द हैबिट ऑफ हियरिंग द न्यूज़ ऑन द रेडियो। अब ये क्यों मार्क किया मैंने, हियर की जगह लिसन आएगा वो तो ठीक है, लेकिन इसमें और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैंने मार्क किया है। हियरिंग के बदले लिसनिंग टू का प्रयोग हुआ क्योंकि हियर का मतलब होता है सुनना, शायद इसीलिए मार्क कर दिया बस। एवरी नाइट आई एम इन द हैबिट ऑफ हियरिंग द न्यूज़, कोई चीज़ वैसे सुनाई दे जाती है ना, जैसे मतलब कोई चीख आपको सुनाई दी, है ना, आप रसोई में खड़े थे, अचानक से आपको यू हर्ड अ स्क्रीम, तुम्हें अचानक से एक चीख सुनाई दी, यू हर्ड अ वेरी वॉयलेंट नॉइस, तुम्हें एकदम बड़ी सी मतलब वॉयलेंट सी तुम्हें आवाज़ आई, ठीक है। कोई चीज़ तुम्हें सुनाई दे गई, उसके लिए हियर होता है। कोई चीज़ तुम जानबूझकर सुनते हो, टीवी के आगे बैठ के न्यूज़ सुनते हो, गाने सुनते हो, उसके लिए लिसन का यूज़ होता है। और लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है, ध्यान रखना, लगानी लगानी पड़ेगी। लिसनिंग द न्यूज़ मत कर देना, लिसनिंग टू द न्यूज़ लिखना, इसको ध्यान रखना। प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है लिसन के साथ टू। इसको देखिए जरा, इसकी मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन में स्पेलिंग गलती दी है, मतलब एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ इसके गड़बड़ है, और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग भी गलत हो गई थी वो लिखने में, ठीक है, उसके सही स्पेलिंग लिख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन का पेपर में भी आ चुकी है 2-3 बार। 89, अच्छा। इसके अंदर बेसिकली जो फंडा यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है कि एक वर्ब होती है अफेक्ट, और एक नाउन होता है इफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए जरा, हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर अफेक्टेड मी अ लॉट, उसके बिहेवियर ने मुझे बहुत अफेक्ट किया, वर्ब चाहिए, ये आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देयर आर मैनी इल इफेक्ट्स ऑफ दिस गैस, बहुत सारे गलत इफेक्ट्स हैं इस गैस के, ठीक है। अगर नाउन चाहिए तो यहाँ पे इफेक्ट आता है, वर्ब चाहिए तो इफेक्ट आता है, लेकिन जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे इफेक्ट आपको वर्ब के रूप में भी मिलेगा, ठीक।
हालांकि उस क्वेश्चन का इसकी एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं था, या तो वैसा क्वेश्चन होता तो बताते अपन, ये जबरदस्ती यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। इल आपको मिलेगा, लेकिन इल मतलब सॉरी इल कह रहा हूँ, इफेक्ट आपको वर्ब भी मिलेगा लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, किसी चीज में नेगेटिव बदलाव या किसी चीज के नेगेटिव जब इफेक्ट आते हैं तो उसके लिए अपन इफेक्ट को वर्ब की तरह से भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, यहाँ उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को करने के लिए उस कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब अपनी नॉलेज के लिए वैसे जानना चाहिए, आपको 99.99% एसएससी में अगर या बैंक के अंदर या सीडीएस के अंदर या किसी भी और एग्जाम के अंदर, एनडीए के अंदर अगर ये सवाल आता है तो उसमें कॉन्सेप्ट ये यूज़ हो रहा होगा कि ये वर्ब है और ये नाउन है। वो वाली आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि इफेक्ट को वर्ब की तरह से किस मीनिंग में यूज़ लेते हैं। ठीक, डिक्शनरी में टाइप कर लीजिएगा, मिल जाएगा। एरर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है कि वर्ब की रिक्वायरमेंट थी तो अफेक्टेड आएगा। हाँ जी, इसको देखिए ज़रा। राम वाज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। राम पैदा हुआ था गरीब माँ बाप के घर पे, लेकिन पाला उसे अमीर लोगों ने। जैसे वो जिस देश में गंगा रहता टाइप मूवी नहीं है, भी उसमें वो अपने बच्चे को वो कर देते हैं, अडॉप्ट होने के लिए दे देते हैं बाद में, ऐसा कुछ है ना। हालांकि वो तो बहुत बड़ा होके उसमें उल्टा होता है, बल्कि वो अमीरों के घर पैदा होता है लेकिन पाला उसको गरीबों ने होता है। यहाँ खैर उल्टा है। चलो, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉर्न है इसका मीनिंग होता है बियर की फॉर्म, बर्दाश्त करना। और BORN वाला बॉर्न होता है पैदा होना। एक बॉर्न का मतलब उत्पत्ति, वाटर बोर्न डिजीज, वो एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है, पानी से पैदा होने वाली डिजीज, वो वाले मीनिंग में पैदा होना मीनिंग हो सकता है इसका। देखो मैंने क्या बोला, एक तो है BORN बॉर्न, पैदा होना। ठीक है, एक वर्ब होती है बियर बॉर बॉर्न, उसकी फॉर्म चलती है, उससे जो बॉर्न आता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, झेलना। यहाँ पे झेलने वाला मीनिंग तो देना नहीं है, अच्छा तो ये वाला तो आएगा नहीं। अब अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, एक होता है एडजेक्टिव के रूप में ये वाला वर्ड, वाटर बोर्न डिजीज, एयर बोर्न डिजीज, मतलब पानी में पैदा, पानी के थ्रू ट्रांसफर होने वाली डिजीज, एयर के थ्रू ट्रांसफर होने वाली डिजीज, ये मतलब। लेकिन वो तो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ अपने को चाहिए नहीं, वाटर बोर्न एयर बोर्न ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पे वर्ड गलत यूज हो रखा है, BORN आएगा। अब दूसरी बात, जो बच्चे रीडिंग करते हैं उनका यहाँ पे टू लगाने का बड़ा मन कर रहा होगा, है ना। ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, डिक्शनरी में टाइप करिएगा बच्चे, टू भी ठीक है, ऑफ भी ठीक है, दोनों ठीक हो सकते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स और ही वॉज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, दोनों ठीक है। ऐसे आइए, इंडिया इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय माउंटेन्स। अब ये बाउंड और बाउंडेड का फर्क है, आपको मैंने फाइंड, फाउंड, फाउंड और फाउंडेड का डिफरेंस कराया था क्लास में, अगर आपको याद हो। ठीक है, फाइंड माने होता है ढूंढना और फाउंडेड माने होता है स्थापना करना। अब जरा समझिएगा, यू आर बाउंड टू डू दैट, मतलब तुझे करना पड़ेगा। ही इज़ बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, मतलब वो पक्का ऐसा करेगा ही करेगा। एक तो ये वाला मतलब होता है ना। अच्छा, और एक बाउंड का मतलब होता है बेसिकली बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड का घिरे होना किसी चीज़ से। ठीक है, बाउंडेड बाय, बाउंड्री वाला, वो वाला जो बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग देना था, इंडिया जो है वो घिरा हुआ है नॉर्थ में माउंटेन से, तो यहाँ पे बाउंड वाला, वो वाला नहीं कि तुझे ये काम करना ही पड़ेगा या जरूर वो ऐसा करेगा ही, वो वाला मीनिंग थोड़ी चाहिए अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंडेड आएगा। एक्चुअली आंसर में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, इसलिए मैंने बोला ये चीज़। इसको देखिए, वन इज बाउंड इन ड्यूटी टू हेल्प द एजिंग पेरेंट्स। वन इज बाउंड इन ड्यूटी मतलब हर कोई प्रतिबद्ध है, हर कोई बाध्य है, उसको ये काम करना ही पड़ेगा अपने एजिंग पेरेंट्स की, अपने ओल्ड पेरेंट्स की सेवा करने के लिए हर कोई बाध्य होता है। अब करते कितने लोग हैं वो तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे वन इज बाउंडेड नहीं, वन इज बाउंड टू डू दैट, तुम्हें काम करना ही करना पड़ेगा, ये वाला मीनिंग दोनों में हो गया ना। कौन सा कब लगाना है, विलेजेस वर अटैक, जब विलेजर्स पर अटैक हुआ, जब विलेजर्स पर अटैक हुआ, दे वर रेज्ड टू वॉयलेंस। रेज का मतलब तो उठाना होता है, उन्हें वॉयलेंस पे उठा दिया गया। यहाँ पे रेज राइज का एरर नहीं है, बहुत बच्चे यहाँ पे कोई रोज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये वर्ब भी अलग है। मतलब बेसिकली भड़का देना, भड़का देना ना रेज का मतलब होता है ना राइज का मतलब होता है, वो होता है राउज का मतलब। उन्हें भड़का दिया गया वॉयलेंस के लिए, देवर राउज्ड, देवर राउज्ड, राउज्ड कर रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 97, 97 राउज्ड मतलब जो जो दंगे वंगे के लिए भड़का देना, वो वाला भड़का देने वाला जो मीनिंग होता है ना, उसके लिए रेज नहीं, उसके लिए राउज्ड वर्ब का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा।
बहुत बच्चे यहाँ पे कोई राइज राइज रेज कह रहे, क्लास में तो राइज रेज ही कराया, तो ये वाला कर नहीं पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, राउज एक वर्ब होती है, उसका भी एरर आ जाता है कई बार। डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी, राउज्ड इन हिज वे टू सक्सेस, एक के बाद एक मुसीबत आती गई। अब ये राउज तो भड़काना होता है ना। डिफिकल्टी के बाद डिफिकल्टी आती गई उसके बेसिकली सक्सेस के रास्ते में। तो यहाँ पे 98 नंबर का आंसर क्या दे रखा है, इसमें और चीज़ होगी, अराइज आती गई, क्योंकि देखो राउज का मतलब होता है भड़काना, रेज का मतलब होता है उठाना, राइज का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पे आएगा अराइज, जैसे होता है ना सन, कोई चीज़ अराइज मतलब कोई चीज़ उग गई, कोई चीज़ उत्पन्न हो गई, डिफिकल्टी के बाद डिफिकल्टी आती रही। तो ये बेसिकली हो गया राउज वर्सेस अराइज। तो इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है अपने को, अराइज की सेकंड फॉर्म लिखनी है अराउज। ये बेसिकली राउज वर्सेस अराउज का मीनिंग हो गया। तो ये छोटी छोटी एक काम करना, छोटा छोटा बस 1 मिनट भी अगर आप डिक्शनरी में इसको टाइप कर दोगे, आप अपने आप समझ जाओगे कि राउज कब लगाना है, अराउज कब लगाना है। राइज रेज मैंने आपको क्लास में पढ़ाई रखा है। इसको देखिए जरा, when she entered the room she found the child sleeping peacefully and the fan moved slowly। ये क्वेश्चन बेस्ड है बच्चे पैरेललिज्म पे। अगर आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको सेंटेंस ऐसे कराए थे ना, वी फाउंड हिम स्लीपिंग, वी फाउंड हिम सिटिंग इन द चेयर। तो हमने उसको पाया इस अवस्था में, ये मतलब होता है इसका। तो बच्चे को पाया इस अवस्था में, ठीक है। अच्छा, पीसफुली एंड द फैन, और फैन को किस अवस्था में पाया, इस अवस्था में। तो यहाँ पे यू फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग एंड यू फाउंड, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एंड फाउंड द फैन मूविंग, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे फैन के बाद जो लिखोगे आप, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, ये बेसिकली चाइल्ड के लिए स्लीपिंग और फैन के लिए मूविंग। इसको बोलते हैं बच्चे पैरेललिज्म। अगर आपने इधर V1 प्लस आई से बनाया है ये वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उधर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप V1 प्लस आई से बनाएंगे, फैन मूविंग से बनाएंगे। नेक्स्ट पर जाइए। फेलियर मस्ट नॉट हैव अ परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन। अब यहाँ पे परमानेंट इफेक्ट आएगा, ये वाली बात तो मतलब इजी है कि अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है या नाउन चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे मैंने QC लिखा है, क्वेश्चन करेक्शन है इसमें। द टफ, जो टफ लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। द टफ जो होता है बेसिकली, जैसे द रिच सब अमीर लोग, द पुअर द गरीब लोग, द वीक कमज़ोर लोग। तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं सर्वाइव आएगा, ये टाइपिंग एरर है। व्हेन द कैलेमिटी फेल द विलेज, अब फेल माने होता है गिरना, है ना। फॉल फेल फालन गिरना, और फेल फेल्ड फेल्ड गिराना। ना तो यहाँ पे गिरना मीनिंग चाहिए, कैलेमिटी ने विलेज को गिरा दिया। जब वो आपदा इस गांव पर आ पड़ी, जब वो आपदा इस गांव पर आई तो उन्होंने, गांव वालों ने बड़ी बहादुरी से सामना किया। ये बेसिकली आपदा जब किसी जगह पर आती है उसके लिए वर्ब यूज होती है बच्चे बिफॉल, उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी बिफेल। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ। ना यहाँ फॉल चाहिए, ना यहाँ फॉल फेल फालन भी नहीं चाहिए, फेल फेल्ड फेल्ड भी नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए बिफॉल। बिफॉल का मतलब होता है कोई आपदा, कोई बुरी चीज जब किसी जगह पर आन पड़ती है तो उसके लिए वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट भाई, द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड फॉर सीज फायर। यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली अर्ज करी सीज फायर के लिए। यूएन क्या है, शांति बनाने के लिए संस्था है। तो यूएन ने कहा भैया अपील्ड फॉर, इंक्वायर नहीं, इंक्वायर मतलब तो था पूछना, अपील्ड फॉर द सीज फायर। हालांकि इस टाइप के सवाल आने नहीं चाहिए, क्वेश्चन मैं हटवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोई तुक नहीं है, मतलब बिना मतलब क्वेश्चन क्रिएट करने वाली बात है। हालांकि अगर इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में लिखते, अंडरलाइन करते, 2 ऑप्शन देते, फिर भी बच्चा इस बात को पकड़ पाता, वरना पता ही नहीं चलेगा तो पूछना क्या चाह रही है। कोई मतलब एरर बनाने वाली बात नहीं हुई, तो इसको आप हटा लीजिएगा। हालांकि जो इसमें जो एरर है वो मैंने आपको बता दिया, इंक्वायर माने होता है पूछना। मुझे यहाँ पे मीनिंग चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने अपील करी कि भैया शांति बना लो, सीज फायर कर लो, युद्ध बंद कर दो। आफ्टर रेजिंग द फ्लैग, फ्लैग को रेज करने के बाद स्पोर्ट्स मीट को इनॉग्रेट करने के लिए चेयरमैन ने एक लंबी सारी स्पीच दी। अब यहाँ पे आंसर तो सबको पता है कि यहाँ पे फ्लैग को उठाया जाएगा, फ्लैग उठेगा नहीं, रेजिंग आएगा। लेकिन काफ़ी बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर झंडा फहराने के लिए तो होइस्ट वर्ब का यूज़ करते हैं, तो क्या यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं? हाँ बच्चे बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर होइस्टिंग द फ्लैग बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पेपर में अक्सर राइज रेज और इनके ऑप्शन आते हैं, इसलिए सेंटेंस दिया हुआ है। अगर मान लो ऑप्शन आ जाए, 4 ऑप्शन है,
उसमें पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि रेज और होइस्ट दोनों दियो, अगर दियो तो होइस्ट ही लगाना, झंडा फहराने के लिए वो बेस्ट वर्ब है, ठीक है, HOIST, ध्यान रखना। लेकिन अगर वो है ही नहीं फिर रेज को ऑप्शन को मांगना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। आंसर जो रेज दे रखा है वो इस बात पर दे रखा है क्योंकि राइज रेज के जनरली एरर आते हैं, हालांकि होस्टिंग अगर होता तो बेस्ट होता। नेक्स्ट भाई, द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन, अब इसमें टाइपिंग एरर है, यहाँ पे बांग्लादेश था जब ये पेपर में आया ना, इन बांग्लादेश लिखना था यहाँ पे। प्रेसिडेंट ने ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक तो होता है गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से आगे निकल जाना, और अपना पद ग्रहण करना, उसके लिए टुक ओवर वर्ब का यूज होता है बच्चे, ओवरटेक नहीं टुक ओवर, ओवरटेक नहीं यहाँ पे टुक ओवर आएगा। अब ये कोई हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं कि इसको प्रेजेंट डेफिनेट में लिखे, पास्ट इंडेफिनिट में लिखो, तो प्रेसिडेंट टुक ओवर, प्रेसिडेंट ने टुक ओवर कर लिया बांग्लादेश, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे बांग्लादेश आएगा, और एरर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इसको देखिए, द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ, इसको देखने की करो कोशिश। जो रिलेटिव्स थे मरने वाले के, डिजीज का मतलब जो मर गया, ठीक है, उन्होंने धमकी दी कि वो उसकी मौत का बदला लेंगे। एक्चुअली ये सेंटेंस नो एरर है, इसके अंदर जो मैंने इसको मार्क किस लिए किया, वो किया अवेंज और रिवेंज का डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है। दोनों का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन अवेंज अपन तब यूज करते हैं जब आपके कोई सगे संबंधी किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो और आप उसका बदला ले रहे, बेसिकली आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है आप उसका बदला लें। और रिवेंज का मतलब क्या है बेसिकली कि कुछ गलत हुआ है और आप उसका बदला लेंगे। इसमें दोनों का मतलब बदला लेना होता है, लेकिन दोनों में एक तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि अवेंज तब यूज करते हैं मतलब आपके साथ कुछ हुआ हो, या तो आपके खुद के साथ या आपकी फैमिली के साथ, फादर मदर ब्रदर ऐसे करके आपके रिलेटिव के साथ। रिवेंज आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, मान लो कि मेरे कोच को किसी ने मार दिया, मैंने उसको बेसिकली रिवेंज लिया। दूसरा, अवेंज से हार्शर होता है रिवेंज। अवेंज जनरली जब न्याय की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, रिवेंज कहीं भी यूज किया जा सकता है। मान लो कोई मतलब वैसे जस्टिस की बात नहीं है, किसी ने, मैं खुद भी गलत आदमी था, मैं टेररिस्ट था, है ना, और मेरे किसी भाई को मार दिया, या भाई तो नहीं कहना चाहिए, रिलेशन में आ जाएगा, फिर वो अवेंज लगाना पड़ेगा, मेरा कुछ नुकसान कर दिया, है ना, मेरी 4 AK-47 राइफल उठा के ले गए, तो अब मैं उनसे रिवेंज लूंगा। दो डिफरेंस है अवेंज और रिवेंज के अंदर। एक तो अपने फैमिली पर्सन की जब किसी उसके साथ कुछ गलत हुआ उसका बदला लेते हैं तब अवेंज लगाते हैं। दूसरा, अवेंज के अंदर जस्टिस की फीलिंग होती है कि कुछ गलत हुआ है उसके बदले में कुछ गलत करे हो। रिवेंज के अंदर बस सिंपल बदला लेना होता है, आप उसने आपके घर से चोरी कर लिया, आपने उसके घर से चोरी कर ली, ये वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट पाइए। है ये नो एरर, बस ये अवेंज रिवेंज का थोड़ा मीनिंग बताने के लिए मैंने लिख दिया। व्हेन ही वोक अप, व्हेन ही वोक टू द रियलिटी ऑल हैड बीन लॉस्ट, जब उसको रियलिटी समझ आई, जब वो रियलिटी मतलब वो, एक तो वो का मतलब होता उठना, नींद से उठना, और एक होता ना उठो जागो देश के वीरो, वो वाला होता जी अवेक से बनता, अवेक अवोक। तो यहाँ पे जब उसको रियलिटी की पहचान हुई, जब उसको रियलिटी समझ आई, वो वाला देना है, नींद से नहीं उठा यहाँ पे। ये जब वो अवेक अवोक टू द रियलिटी का मतलब जब उसके बेसिकली रियलिटी की समझ आई तब तक सब कुछ खो चुका था। ये बेसिकली अपना अवोक, बेसिकली अवोक और वोक के बीच में डिफरेंस है, वेक और अवेक। एक तो होता है वेक किसी को उठाना, नींद से उठाना, और एक अवेक किसी को वैसे ज्ञान दे देना, किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी दे देना, इंफॉर्मेशन दे देना, वैसे जगा देना। राइज, अब इसमें भी राइज, एक तो होता राइज उठना, और एक होता उठो जागो, वो वाला, जागो मेरे देश के वीरो, वो वाला। तो एक तो होता है फिजिकली उठना और एक होता है मेंटली उठना, वो वाला। तो यहाँ पे उठो, हमारे देश का, हमारे देश की जो फ्रीडम है वो खतरे में। अब यहाँ पे ये नहीं है कि अरे सीट पे बैठा क्यों, चल खड़ा हो के मेरी बात सुन, वो वाला नहीं है ये। चलो सबके सब हम बेसिकली मेंटली जागते हैं, स्पिरिचुअली जागते हैं, वो वाले के लिए अराइज आएगा, यहाँ पे राइज नहीं आएगा। हाँ जी, इसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ है इसलिए मैंने मार्क के एक बार चेक कर लेता हूँ। 145 डन के बदले मेड का प्रयोग होगा क्योंकि मेक अ मिस्टेक इडियोमेटिक तक। ये जो बच्चे यहाँ तक तो ठीक है, डन के बदले मेड का प्रयोग होगा क्योंकि यू डोंट डू अ मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक। ये फिक्स वर्ड होते हैं, जैसे चुटकुला सुनाने के लिए यू क्रैक अ जोक यूज होता है ना, ऐसे ही यू मेक अ मिस्टेक। आ रही है बात समझ में? ये याद ही करने की चीज़ है, ये रीडिंग से ही पता चलेगी आपको, लेकिन इसके
यदि इसका पैसिव वॉइस में होगा तो सही है, मिस्टेक मेड इस सब की जरूरत नहीं है, गलत टाइप हो गया, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है जो भी आगे लिखा हो। सीधी सी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी पार्टी रिपीट नहीं करेगी उन मिस्टेक्स को जो उसकी प्रीवियस पार्टी ने करी थी। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव वैसिव लिख दिया है, उससे आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल बनाना था, कौन सी मिस्टेक जो की गई थी प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट थी, जो पैसिव की सेंस देते हैं। एक्चुअली इसने एक्सप्लेनेशन सही टाइप नहीं होना ये चाहिए था। पीएम ने कहा कि उनकी पार्टी रिपीट नहीं करेगी मिस्टेक्स को। कौन सी मिस्टेक्स को? जो मिस्टेक्स की गई थी पिछली पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो या तो लिखते मिस्टेक्स विच वर मेड बाय, है ना, लेकिन इतना विच वर मेड की क्या जरूरत है, सीधा पास्ट पार्टिसिपल लगाओ, सीधा एडजेक्टिव बनेगा, पैसिव की सेंस देगा। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में डन नहीं मेक का यूज होगा, क्योंकि मिस्टेक डू नहीं, मिस्टेक के लिए मेक वर्ब का यूज किया जाता है और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल चाहिए तो मिस्टेक मेड बाय लिख देंगे। इस पे आ जाइए, ये एडवांस वर्ब का जी 148। वंस वी ड्वेल्ट, ड्वेल वर्ब का मतलब होता है बच्चे कहीं रहना, है ना, ड्वेल वर्ब का मतलब होता है कहीं रहना, लिव जैसा मतलब होता है इसका। ठीक है, तो एक बार की बात है कि हम समुद्र किनारे रहते थे। अब जैसे वी वर लिव्ड, इसका लिव वर्ब का पैसिव नहीं हो पाएगा, ऐसे बच्चे ड्वेल का भी पैसिव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ड्वेल के पैसिव की जरूरत नहीं है, ये इसमें एरर होगा जहाँ तक मुझे आइडिया। 149 वर्ब को हटाना पड़ेगा क्योंकि एक्टिव में रहना मीनिंग चाहिए बच्चे। यहाँ पे लिव जैसे ड्वेल का मतलब होता है रहना, तो जैसे लिव का अपन पैसिव में लिखते ना, दे वर लिव्ड, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, हम रहते थे, दे लिव्ड देयर, हाँ के ना, या वो रहते थे वहां पे। तो वंस वी वर ड्वेल्ट नहीं, वंस वी ड्वेल्ट सीधा लिखेंगे अपन। यहाँ पे एक्टिव की जरूरत है ना कि पैसिव की। ये एडवांस वर्ब का भाई, ये भी एडवांस वर्ब का है, ये भी एडवांस वर्ब का है। इसका आंसर होगा फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। इसका जो आंसर उसमें टाइप करा, अपॉइंट की जगह पे शायद कुछ कर दिया है, पेपर में जब ये आया था तो नो एरर था। अब इसके अंदर जो आपका डाउट हो सकता है वो ये हो सकता है कि सर आपने एक बार, मुझे याद आ रहा है सुपरफ्लुअस चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया था कि फीमेल वर्ड एक घर की 4-5 औरतों के लिए यूज नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे एक घर की 4-5 औरतों की बात तो वैसे भी नहीं करनी ना यार, सब औरतों की बात करनी कि कोई भी औरतें, चाहे कोई भी औरत हो, वो अपॉइंट नहीं करी जाती हमारे कॉलेज में। इसलिए यहाँ पर फीमेल्स को, फीमेल वर्ड को नाउन की तरह से यूज करके फीमेल्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया, नो एरर हो गया। क्लियर हो गया। द बॉय इज ट्रेम्बलिंग विद एंगर व्हेन शी ड्राउंड ऑल हिज बुक्स एंड आर्टिकल्स। वो जो बच्चा था वो गुस्से से कांप रहा था जब उसने उसकी सारी किताबें डुबा दी। अब आपने पढ़ा होगा नॉन लिविंग थिंग जब डूबती है, नॉन लिविंग थिंग जब डूबती है तो उसके लिए सिंक वर्ब का यूज होता है, लिविंग थिंग जब डूबती है तो उसके लिए ड्राउन वर्ब का यूज होता है। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा ये देख के कि बुक्स के लिए ड्राउन लगा दिया। जब कोई चीज जबरदस्ती डुबोई जाए, फिर चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ड्राउन आता है। ध्यान रखना, स्टार मार्क करके क्या लिखना है कि जब कोई चीज देखो अपने आप डूब रही है, कश्ती है अपने आप डूब गई, ठीक है, किसी ने जबरदस्ती नहीं डुबोया, अपने आप। फिर चाहे उसमें रीजन कुछ भी हो सकते हैं, इंजन फेलियर हो गया, कोई वो जैसे टाइटैनिक कोई आइसबर्ग से टकरा गया, किसी इंसान ने तो जबरदस्ती नहीं डूबा ना, अपने आप नेचुरल कारणों से कोई चीज अपने आप डूब गई। अगर नॉन लिविंग है तो सिंक और लिविंग है तो ड्राउन। ठीक है, तैरना नहीं आता था डूब गए। अब जबरदस्ती में पकड़े किसी चीज को डुबो दूं, फिर चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ड्राउन वर्क में कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या एरर दे रखा है एक बार देख लेते हैं। 163 इज की जगह वॉज होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में। द बॉय इज ट्रेम्बलिंग विद एंगर व्हेन शी ड्राउंड, ये तो बच्चे मतलब 10th चैप्टर का एरर हो गया। वो कांप रहा है नहीं, कांप रहा था आएगा। अब ड्राउन में क्या गलती है वो मैंने आपको, मतलब कोई गलती नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पढ़िए। आई वंडर दे कुड ट्रीट मी नाइसली इफ आई वेंट देयर अगेन। मतलब आई वंडर, मैं सोचता हूँ, मतलब कंफ्यूजन में हूँ इसके कि क्या क्या वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे अगर मैं वहाँ दोबारा जाऊँ। मतलब मैं हैरान हूँ या मैं सोच रहा हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तुम पिछली बार ये तुम्हारे कोई मतलब दूर के जानकार थे, वहाँ तुम चले थे, है ना, तुम्हारे पापा के कोई दोस्त वोस्त के घर तुम गए थे, ठीक है। अब वहाँ पे तुम पेपर देने गए थे, वैसे तो 5-6 दिन रहे, इतने में तुमने उनकी जो लड़की थी कर लिया नैन मटक्का, है ना, वहाँ नैन मटक्का करी आए, नंबर वंबर शेयर हो गए, बाद में तुम्हारी चैट पकड़ी गई और जो चैट पे तुम भेजते थे, है ना, बढ़िया वाली फ़ोटोज़, वो सब भी पकड़ी गई, लड़की भी पिटी, उसका फ़ोन भी छिन गया। अब तुम सोच रहे हो, अब तुम कह रहे हो आई वंडर क्या वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे अगर मैं वहाँ दोबारा जाऊँ, तो ये करेंगे चप्पलों की माला से तरह स्वागत।
तो यहाँ पे पहली बात तो टाइपिंग एरर ये है कि आई वंडर और इसके बीच में क्लॉज बनना है आई वंडर इफ। यहाँ पे आई वंडर के बाद एक कंजंक्शन टाइपिंग एरर है, इफ आएगा यहाँ पे। और कर सकते हैं नहीं, क्या वो ऐसा करेंगे? दे वुड ट्रीट आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है बच्चे, इसके लिए मैंने इसको डाउट में डाला है। ये एडवांस वर्ब का जी 171। इट इज टू सर्टिफाई दैट। मान लो कोई भी सर्टिफिकेट होता है ना बच्चे, कोई भी सर्टिफिकेट होता है, जब आप बनवा के लेके आते हो उसकी पहली लाइन इट इज टू नहीं दिस इज टू सर्टिफाई होता है। जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो तो उसके लिए इट नहीं दिस प्रोनाउन का यूज करते हो। इट आप सेकंड टाइम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करो तब के लिए यूज करते हैं, या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए करते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसा तो कुछ है नहीं, है क्या ना? यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसा तो कुछ है नहीं, जैसे इट इज ईजी टू डांस, है ना, या इट इज आई, वैसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि ये जो सर्टिफिकेट है ये इस चीज़ को सर्टिफाई करने के लिए है। तो अगर आप किस चीज़ को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए इट नहीं दिस का यूज़ करते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, सर्टिफिकेट्स वगैरह के ऊपर लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, मतलब ये सर्टिफिकेट इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए है। ये पहली बार बोला जा रहा होता है, फर्स्ट लाइन ही अपन ये लिखते हैं। नेक्स्ट पे जाइए। द आर्म वॉज, अरे भाई एक नंबर का बम्ब सवाल है ये। देखो एक बार इसको, वीडियो पॉज वॉज करके सोचो आराम से। इसको करने से पहले मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं लिखूँ आई, ये एक्चुअली इसके अंदर ना बहुत एडवांस वर्ब का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो जिसने एडवांस वर्ब पढ़ रखा देखो समझ में उसको तभी आएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, भले ही एडवांस वर्ब का है लेकिन फिर भी मैं अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा सवाल है ये, देखना जरा। एक तो मैं लिखूँ अगर आई हैव इट डन, ठीक है, और एक दूसरा मैं लिखूँ आई हैड इट डन, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है प्लस V3, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉजिटिव वर्ब है। आई हैव इट डन मतलब मैंने वो करवा दिया, आई हैड इट डन मैंने वो करवाया था। ये जो डन है ये पास्ट पार्टिसिपल है। आप अगर पॉजिटिव वर्ब जानते हैं तो मेक हैव गेट के बाद अगर रिसीवर आता है तो उसके बाद क्या आता है, कुछ याद आ रहा है? अगर अगर हैव और गेट के बाद यहाँ पे रिसीवर आता है, मान लो कोई टास्क है, इसको मैं और एग्जांपल कुछ और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, रोहन हैज़ द कार रिपेयर्ड। और रोहन हैड द कार रिपेयर्ड। रोहन गाड़ी रिपेयर कराता है, रोहन ने गाड़ी रिपेयर कराई है, ये समझ सकते हो। रोहन हैज़ द कार रिपेयर्ड और रोहन हैड द कार रिपेयर्ड, रोहन ने गाड़ी रिपेयर कराई थी। ये रिपेयर्ड से ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट मत मान लेना, ये इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये इससे पता चलता है कि प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है, जो यहाँ पे आप लिखते हो। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। आम जो थी उसकी जो बाजू थी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, भयंकर तरीके से इंजर्ड थी, तो उसे वो बाजू कटवा लेनी चाहिए, उसे वो बाजू कटवानी पड़ी है कि पड़ी थी। क्या मीनिंग देना है यहाँ पे? ही अगर आप लिखते हो ना, या फिर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, रुको एक मिनट, अभी यहाँ पे जाने के अभी लायक बने नहीं हो, रुको एक मिनट। अगर मैं लिखूं यू शुड सेल इट, और दूसरा यू शुड हैव सोल्ड इट। एक वो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 वाला कॉन्सेप्ट याद है? यू शुड सेल इट तुम्हें बेच देनी चाहिए, यू शुड हैव सोल्ड इट तुम्हें ये बेच देनी चाहिए थी। कुछ याद आ रहा है? ऐसे यू मस्ट कर दूं अगर मैं, मतलब करना ही करना पड़ेगा। यू मस्ट सेल इट तुझे ये बेचनी पड़ेगी, यू मस्ट हैव सोल्ड इट तुझे ये बेच देनी चाहिए थी। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा,
अब यहाँ पे एक तो ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, और दूसरा वो जो मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला वो जो पॉजिटिव वर्ब वाली बात कर रहा हूँ कि उसे इस बाजू को, इट मतलब यहाँ पे है ये आम, इट का यहाँ पे मतलब है आम, उसे ये बाजू कटवानी पड़ी थी। यहाँ पे इट का मतलब है आम और ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव वर्ब लगी हुई है। तो उसकी आम बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड थी, उसकी आम बड़ी बुरी तरह से इंजर्ड थी, दैट इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी कि ही मस्ट हैव इट एम्पुटेटेड, उसे ये कटवानी चाहिए कि उसे कटवानी पड़ी थी। अब शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होगे कि यू मस्ट सेल इट का मतलब क्या होता है कि उसे ये बेचनी चाहिए, है ना, बेचनी पड़ेगी, मतलब यू मस्ट हैव इट एम्पुटेट, यू मस्ट हैव इट सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचनी बेचनी मतलब बेच देनी चाहिए थी। ये पास्ट का मीनिंग कन्वे करता है और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आम बुरी तरह से इंजर्ड थी पास्ट में, तो उसे कटवा लेनी चाहिए कि उसे कटवानी पड़ी थी। हाँ जी, उसकी आम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी कि उसे कटवानी पड़ी थी वो आम, ये कहना चाहते हो। अब यहाँ पे दो फंडे काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपको पता है कैन की पास्ट फॉर्म होती कुड, मे की होती माइट, विल की होती वुड, शैल की क्या होती है, शुड भी होती, वुड भी होती है। ऐसे मस्ट की भी दो होती है, मस्ट की मस्ट भी रह जाती है और मस्ट की हैड टू भी हो जाती है। अगर मस्ट प्रोबेबिलिटी दिखाने के काम में आया होता है, अगर मस्ट प्रोबेबिलिटी दिखाने के काम में आया होता है तो मस्ट की मस्ट ही रह जाती है। और मस्ट को जब कंपल्शन के लिए यूज में लेते हो कि तुम्हें ये काम करना ही करना पड़ेगा, तो उस केस में मस्ट का हैड टू हो जाता है। ये वाली बात अगर आपने मेरे से नरेशन पढ़ रखा तो मैंने वहां पढ़ा रखी है, ठीक है, नहीं तो आज जान लो। अगर मैं कहूँ कि यू मस्ट डू दैट, अगर इसका पास्ट वर्जन लिखना है कभी आपको मेन क्लोज पास्ट में, ही सेड दैट आई हैड टू डू दैट करना पड़ेगा, मस्ट का पास्ट फॉर्म हैड टू हो जाएगा। और ही सेड दैट राजेश मस्ट बी रिच, तब मस्ट का मस्ट ही रहेगा चाहे आप इसको पास्ट में ले जाओ। तो मस्ट की दो पास्ट होती हैं, या तो मस्ट या फिर हैड टू। प्रोबेबिलिटी की बात करेगा तो मस्ट वरना हैड टू। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि मेन क्लोज पास्ट में 10th चैप्टर में आपने पढ़ा कि मेन क्लोज पास्ट तो सब क्लोज पास्ट में करना पड़ता है। पहली बात तो मस्ट की जगह पे आएगा हैड टू, पहली बात तो मस्ट की जगह पे आएगा हैड टू। अब यहाँ पे जब हैड टू हैव इट एम्पुटेटेड आप लिखते हो ना, तब इसका मतलब क्या होता है कि उसे ये कटवानी पड़ी थी। ये जो है ना हैड टू हैव के बाद V3, ये मस्ट प्लस हैव प्लस V3 जो आपने लिखा है ना, तो मस्ट के बाद वो हैड टू मॉडल बनेगा और ये हैव बनेगा, और ये V3 यहाँ पे बच्चे ये पास्ट परफेक्ट वाला V3 नहीं है ना प्रेजेंट परफेक्ट वाला V3 है, इसका मतलब उसे कटवानी पड़ी थी। इसका जो आंसर है 73 का क्या हो जाएगा, मस्ट हैव की जगह हैड टू हैव का यूज करें, सही दे रखा है। तो यहाँ पे मस्ट हैव की जगह पे हैड टू हैव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अब इसको बच्चे सीधा सीधा रटना है तो बच्चे मेन क्लॉज पास्ट में मस्ट की पास्ट फॉर्म हैड टू होती, बात खत्म। लेकिन इसका मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए। उसकी आम इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी कि उसे कटवानी पड़ी थी। मस्ट हैव इट का मतलब कटवा लेनी चाहिए, और मुझे कहना कटवानी पड़ी थी, तो मस्ट की पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी जो कि हैड टू से आएगी। और ये एम्पुटेटेड वर्ब नहीं है, ये एम्पुटेटेड पॉजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला पास्ट पार्टिसिपल है। ये कॉन्सेप्ट है भाई, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, नहीं तो एक बार वीडियो 2-3 बार आगे पीछे करके देख लेना। पॉजिटिव वर्ब क्लियर होगी, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 क्लियर होगा, इसका मीनिंग क्लियर होगा, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेन क्लोज पास्ट तो सब क्लोज पास्ट, तभी इस बात को समझ पाओगे, वरना नहीं। आइए, वट एवर वन में से ऑफ हिम नो वन डेयर, चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहता रहे, कोई हिम्मत नहीं करता उसकी हिज ऑनेस्टी और पर्पज, उसके जो बेसिकली काम करने के पीछे का उद्देश्य है उस पर, उसकी उस चीज़ की ईमानदारी पर सवाल उठाने की। एक्चुअली इसके अंदर बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेज होता है कॉल इन क्वेश्चन, किसी पर सवाल उठाना, कॉल ऑन क्वेश्चन नहीं कॉल इन क्वेश्चन। ये टाइपिंग एरर है, कॉल ऑन क्वेश्चन नहीं कॉल इन क्वेश्चन। किसी की मतलब कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी चीज़ पर सवाल उठाना। बाकी जो क्वेश्चन आंसर दे रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो वन डेयर्स आएगा यहाँ पे, नो वन डेयर्स टू कॉल, कहाँ पे चला गया, क्वेश्चन नंबर 178। नो वन डेयर्स हो जाएगा और यहाँ पे टू कॉल हो जाएगा, ठीक है। डेयर के बाद नॉट नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेयर को यहाँ पे मेन वर्ब बनाना पड़ेगा, मेन वर्ब बनाना पड़ेगा तो ये मेन वर्ब नहीं बनेगा, टू कॉल कर लेना। वो तो जो एरर है जैसा है वैसा है, वो आपने पढ़ रखा नीड डेयर मॉडल में कैसे एरर आते हैं। ये कॉल ऑन की जगह पे कॉल इन क्वेश्चन आएगा, इस पर आइए।
मोनालिसा वॉज अबाउट टू टेल, मोनालिसा बताने ही वाली थी, वॉज अबाउट टू डू समथिंग, वॉज अबाउट टू डू समथिंग, आई एम अबाउट टू गो देयर। अबाउट टू अपन यूज करते हैं जब आप वो काम करने वाले ही होते हो। ये एरर मैंने बेसिकली इसलिए मार्क किया है। अब बच्चे का मन करेगा कि सर वो तो चलो समझ में आ गया, मोनिका वॉज अबाउट टू टेल हर, टू टेल सर यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं, टू टेल यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं। अब बच्चे ये जबरदस्ती करने वाली बात है, ऐसा सवाल देना नहीं चाहिए पहली बात तो। अब बहुत बार क्या होता है यहाँ लगा हुआ मिलता है, लेकिन अब बात क्या है कि वो टू टेल ना इसका पार्ट है, वो जो टू टेल है वो बी पार्ट का पार्ट है, तो उस लॉजिक से देखूं तो ये बी के अंदर आ रहा है। तो बच्चे अब ये पेपर में आएगा ना, तो अब ये इसकी मर्जी हो जाएगी। कायदे से अगर ऐसा मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये टू टेल में गलती ना होती, कुछ यहाँ पे पुट करना होता, ऐसा कोई वर्ड है जिसका मतलब अगले, अब ये टू टेल तो इन्फिनेटिव बन रहा है तो इसका पार्ट माना जा रहा है, अगर वो पार्ट नहीं होता तब तो जनरली इधर वाले पार्ट में मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू टेल बन रहा है तो उस लॉजिक से बी पार्ट में भी जा रहा है। जहाँ तक मेरा आइडिया है एसएससी ने जब ये आया तो ए के अंदर दे रखा है, एक बार आपको इसको क्रॉस चेक करना है, इसको एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करिएगा कि जब ये एसएससी के अंदर आया प्रीवियस ईयर, पहली बात तो प्रीवियस ईयर का सवाल है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल पे टाइप करके, और जब उन्होंने दिया तो कौन से पार्ट में आंसर दिया। आंसर ये कि टू टेल आएगा। अब वो टू टेल ए पार्ट में मार्क करेंगे बी पार्ट में मार्क करें, भैया उसमें अब हाथ जुड़वा लो, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उस लॉजिक से देखूं कि जब बीच में स्लैश आता है वहीं कुछ पुट करना होता है तो जनरली इधर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर इस लॉजिक से देखूं टू टेल का टू तो ये इन्फिनेटिव इसका पार्ट है ना, उस लॉजिक से तो बी पार्ट में जाना चाहिए। तो बच्चे इसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं है, एसएससी ने जो इसका आंसर दे रखा हो वही आप नेक्स्ट टाइम आए तो मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर जाइए। ही डेयर मी टू फाइट विद हिम। अब यहाँ पे इसको मैंने क्यों मार्क किया, हाँ एक्चुअली इसका जो आंसर दे रखा है वो डेयर्स दे रखा है ना, कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर डेयर मॉडल की तरह से काम नहीं करता, इसलिए डेयर को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, ही सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर कर दो। वो मुझे चुनौती देता फाइट करने के लिए, अगर रोज चुनौती देता है फिर तो ही डेयर्स कर लो, लेकिन उसने मुझे चुनौती दी थी मीनिंग देना है, वो बेटर मीनिंग भी आएगा तो डेयर्ड कर लो, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा एक्शन नहीं लग रहा कि रोज ही ये काम करता होगा, सुबह रोज उठा रोज ही चुनौती देता रहता, आजा लड़ने आजा, उसने मुझे चुनौती दी थी लड़ने के लिए, तो बेटर मीनिंग आएगा V2 करने से। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि गलत है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन प्रेफर अगर दोनों में से करने की बारी आई तो डेयर्ड पास्ट इंडेफिनिट वाला प्रेफर करेंगे, बढ़िया रहेगा, मीनिंग उससे बेटर आ रहा है। इस पे आइए, ये एडवांस वर्ब का हो गया भाई 186। डोंट गेट पैनिक्ड, डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब इसमें आंसर दे रखा है कि डोंट गेट पैनिक की जगह सीधा लिख दो डोंट पैनिक। अब ये कोई एरर नहीं हुआ बच्चे, क्योंकि पैनिक वर्ब होती है, गेट के बाद V3 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली नो एरर है। अगर ये सेंटेंस बनाना था तो एक्चुअली सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डालना चाहिए था, डोंट गेट पैनिक्ड को अंडरलाइन करते और सीधा लिखते डोंट पैनिक। उसी बात को लिखने का वो छोटा तरीका होता, कंसाइज तरीका होता, अपन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डोंट पैनिक को मार्क कर लेते। कायदे से अगर ये एरर में आए तो मेरी तरफ से नो एरर है, ठीक है। लेकिन अगर इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल बनाते तो डोंट गेट पैनिक की जगह पे डोंट पैनिक लिखना बेटर रहता, ठीक, क्योंकि उसी बात को लिखने का वो छोटा तरीका हो जाता। इसके अंदर बच्चे इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, नेवर बिफोर, नेवर बिफोर ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड, तो इसकी बजाय नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। इन्वर्जन लग रहा है, ये इन्वर्जन क्या होता है, एडवर्ब से सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो वर्ब जो होती है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जिन बच्चों ने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ रखा डोंट वरी, आगे आ जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है अब मेरे बोलने के बाद आपको याद आ गया होगा। ये एडवांस वर्ब आ गया जी 199, 200 नंबर भी एडवांस वर्ब है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पुलिस लर्नड दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि ना सिर्फ घर लूटा गया है बल्कि चीजें भी चोरी करी गई या चीजें भी ली गई। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ये बट ऑल्सो के बाद तो अगला क्लॉज बनेगा, हाँ क्या ना। नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड, ना सिर्फ घर लूटा गया था, ना सिर्फ घर लूटा गया था। अब ये नॉट ओनली के बाद नाउन आया, बेसिकली नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पर कोई दो वर्ड को ज्वाइन नहीं करे, दो क्लॉज को ज्वाइन करे। नॉट ओनली के बाद एक तो एक क्लॉज है, ना सिर्फ घर लूटा गया था, क्योंकि नॉट ओनली के बाद नाउन है, हाँ क्या ना। अब बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे ये घर और थिंग्स को नहीं कर रहे हैं, अगर घर और थिंग्स को कर रहे होते तो दोनों के लिए एक ही वर्ब आई होती,
ये दो क्लॉज को ज्वाइन करा, ना सिर्फ घर लूटा गया था बल्कि चीजें भी ली गई थी। यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो इन दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी क्लॉज बनना जरूरी है, और क्लॉज बनना जरूरी तो मेन वर्ब आनी चाहिए, और V3 अकेली आती नहीं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और ये पैसिव में चीजें ली गई थी, इसलिए यहाँ पे थिंग्स वर टेकन आएगा। लॉजिक समझ आया? एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने क्या कहा, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो कोई दो वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाया कि ना सिर्फ घर, या तो ऐसा लिखते नॉट ओनली हाउस, नॉट ओनली हाउस बट ऑल्सो द ऑफिस वॉज लूटेड, ना सिर्फ घर बल्कि ऑफिस भी लूटा गया, तब होता है ऐसे। यहाँ पे नॉट ओनली हाउस के लिए नहीं आया, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्ट करें इन दो क्लॉजेस को, दो क्लॉजेस के लिए आए, तो यहाँ क्लॉज बनना चाहिए, क्लॉज बनना चाहिए तो मेन वर्ब आना चाहिए, V3 है, बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आती नहीं, तो पैसिव चाहिए, तो यहाँ पे वर टेकन आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पाइए, ये एडवांस वर्ब आ गया जी 203। टेंशन मत लीजिए, एडवांस वर्ब की PDF आपको 25 से 30 दिन के अंदर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ये जो सारे क्वेश्चन है जब आप एडवांस वर्ब चैप्टर कर लेंगे तो इनमें से ऐसा नहीं कि सारे डाउट है आपके, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि एडवांस वर्ब का अभी करने की जरूरत नहीं है, जो एडवांस वर्ब चैप्टर तक अभी जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, पहुंचे नहीं है वहां तक, ठीक है, इनमें से जो जो मुझे लगेगा कि डाउट के लायक है तो मैं उस टाइम पे इनको डिस्कस कर दूंगा। अभी सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कोई बच्चा है जिसने अभी मॉडल या वही पढ़ा है, मेन वर्ब भी पढ़ा है, तो वो तो इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहा, वो परेशान हो रहा होगा, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इसको छोड़ना है, ये एडवांस वर्ब का सवाल है। ठीक है जी, इसको देखिए जरा, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन मर्डर केस, मर्डर केस में इम्प्लीकेट होने के बाद ही वॉज, बेसिकली मर्डर केस में उसको फाइनल हो गया कि हाँ इसी ने किया मर्डर, उसको कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्ट कर लिया गया सारे के सारे अनसॉल्व मर्डर केसेस के बाद। एक मर्डर केस में साबित हो गया कि भैया इसने एक मर्डर किया, तो जितने भी अनसॉल्व थे सबका सबका आलजाम उसके ऊपर साबित थोप दिया गया। कंक्लूसिवली होता है बच्चे रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट की हाँ पक्का हो गया, और सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, या तो ही वॉज सस्पेक्टेड करो कि उस पर संदेह किया गया सबका, या फिर ही वॉज चार्ज कर दो कि उस पर पक्का, उस ही वॉज कंक्लूसिवली चार्ज, उस पर चार्ज लगा दिया गया बाकी सबका भी। कंक्लूसिवली भी लिख रहे हो कि एज अ रिजल्ट बेसिकली पक्का हो गया कि उसने किया था, और एक साइड पे सस्पेक्टेड लिख रहे हो, ये दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे बच्चे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं दोनों। एक साइड तक अरे पक्का उसी ने किए थे, दूसरी साइड करे उस पर संदेह किया जा रहा है, तो दोनों में से एक चीज यूज होगी, इसलिए एरर रहेगी। As soon as they entered the temple, they prayed to gods on bent knees। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ वर्ब पढ़ाई थी जिनकी V3 फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से काम नहीं कर पाती, सिंग सैंग संग, एडजेक्टिव बनाना तो संकन। ऐसे ही अगर आपको याद हो गेट गॉट गॉट, एडजेक्टिव बनाना तो गोटन, मेल्ट मेल्टेड मेल्टेड, एडजेक्टिव बनाना तो मोल्टन। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, मुड़ी हुई नीज के साथ, बेंट 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 होता मोड़ना, और मुड़ी हुई वाला मीनिंग देना है तो बच्चे यहाँ पे बेंडेड नीज आपको लिखना पड़ेगा, उन वर्ब में बेंट को भी मतलब ऐड कर लीजिएगा, बेंड बेंट बेंट, और एडजेक्टिव बनाना तो बेंडेड, मुड़ी हुई। ठीक है जी, ये कंजंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेस्ट के साथ शुड का पेयर होता है, लेस्ट के साथ शुड का पेयर होता है, बड़ी मेहनत से काम करो वरना तुम फेल हो जाओगे। ऐसा कहा पिताजी ने अपने बेटे को जो कि MA एग्जाम ले रहा है इस ईयर। तो यहाँ पे एरर क्या था, 213 में क्यों मार्क कर रखा मैंने इसको, बस इसी वजह से मार्क किया है वैसे नो एरर, बस ये लेस्ट के साथ शुड का क्या फंडा है, ये कंजंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, अपन इसी वीडियो में पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव प्लस कंजंक्शन का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आ जाइए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू काउंसिल। एडमिनिस्टर बच्चे ये वर्ब होती है, एडमिनिस्टर का मतलब ऐसे मत सोचना कि एडमिनिस्ट्रेशन, आप डिक्शनरी में एडमिनिस्टर वर्ब को टाइप करना, एडमिनिस्टर जब वर्ब हो तब उसका मतलब होता है एक तो एडमिनिस्टर अनिस्थीसिया, जब कोई ग्लूकोज की बोतल या कोई बेसिकली कोई दवाई किसी को चढ़ाते हैं ना, उसके लिए एडमिनिस्टर वर्ब यूज़ होती है, और इसके लिए भी एडमिनिस्टर वर्ब यूज़ होती है जब आप किसी को शपथ दिलवाते हो। ये बेसिकली इस वर्ब के और यूज़ हैं, जो ज़्यादा रीडिंग करने वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को पता होता है। इसका जो आंसर आएगा वो नो इम्प्रूवमेंट आएगा, 2 का C दिया हुआ है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिर भी किसी और वजह से तो मार्क नहीं किया, सही दे रखा बच्चे, यही आएगा। एक्चुअली एडमिनिस्टर वर्ब के मीनिंग से मतलब है यहाँ पे। हार्टफेल्ट प्रेयर जो होती हैं वो हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देंगी, जो दिल से मांगी गई दुआ होती है भगवान से वो हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट देंगी। ग्रामेटिकली तो एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है,
अगर उसी बात को कहने का कोई बेटर तरीका है, अच्छा तरीका है, बेटर मीनिंग आ रहा है तो भी अपन मार्क करते हैं, ग्रामेटिकली भले ठीक हो। इसीलिए इस पोर्शन का नाम सेंटेंस करेक्शन नहीं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो भगवान से क्या चीज़ें मांगते हो? जो चीज़ एक्सपेक्टेड होती है वो मांगते हो कि भगवान से आप, मुझे बस इतना बता दो, भगवान से आप एक्सपेक्ट करते हो कि डिज़ायर करते हो? हाँ जी, भगवान से तो आप डिज़ायर्स बताते हो, अपनी इच्छाएं बताते हो। तो हार्ट फेल्ट डिज़ायर जो होती हैं वो रिजल्ट करती हैं किन चीज़ों में? डिज़ायर्ड रिजल्ट देती हैं आपको, जो आपने इच्छा करी होती है वैसी रिजल्ट देते हैं। ठीक है जी। कोई चीज़ पहले से एक्सपेक्टेड है तो भगवान से मांगोगी क्यों? हाँ जी। पुरानी जो कार थी, वो जो ऊबड़ खाबड़ स्टोनी सा रोड था उस पर गड़गड़ गड़ के चल रही थी। थम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हिट करना जोर से। इसका आंसर गलत टाइप हो गया। इसका आंसर जो सही है वो है बच्चे ये चक्ड। क्रीक का मतलब होता है गेट जब खुलता है क्र जो आवाज़ आती है वो होती है क्रीक। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। ये जो चक्ड होती है इसका मतलब होता है इंजन। इंजन जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो और कोई चीज़ धीरे धीरे चल रही हो उसके लिए स्पेशल वर्ब है चक्ड। तो इसका आंसर आएगा जी सी, चेंज कर लीजिएगा। कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है, कोई भी अर्थशास्त्री जो है, वो एक्यूरेटली डैश नहीं कर सकता कि टैक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब ये अर्थशास्त्री जो होते हैं, ये बताओ, ये भविष्य देख के बताते हैं कि अनुमान लगाते हैं? हाँ जी, ये भविष्य देख के बताते हैं। फोरसी का तो मतलब होता है आगे भविष्य देख लेना। ये कोई बाबा वो थोड़ी है वो वाले आपके नक्षत्रों के हिसाब से टैक्स ऊपर जाएगा। इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये फोरसी नहीं करेंगे बच्चे। ये क्या करेंगे? ये एंटीसिपेट, बेसिकली आशंका। कहाँ पे आ गया? क्वेश्चन नंबर 8, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 8। एंटीसिपेट आएगा, बेसिकली पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज की एंटीसिपेशन रखना कि ऐसा हो सकता है। फोरसी का तो मतलब होता है फ्यूचर को देख लेना। तो यहाँ पे बेटर मीनिंग किससे आएगा? एंटीसिपेट करने से। कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है वो एंटीसिपेट नहीं कर सकता, मतलब पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि भैया ये चीज होगी कि नहीं होगी। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ इसका, कहीं कुछ और ही दे रखा हो। बी दे रखा ना, ठीक है। इसका जो बच्चे ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, ये अलो के नीचे नहीं मार्क होना था, ये मेक के नीचे मार्क होना था। आपको इसी क्लास के अंदर मैंने बताया यू डोंट डू मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक, है ना। और ऐसे यू डोंट टेल अ जोक, यू क्रैक अ जोक। ये फिक्स वर्ब होती हैं, रीडिंग करने से पता चलती हैं। तो यू क्रैक अ जोक ये यूज होगा यहाँ पे। क्रैक का मतलब यहाँ पे तोड़ना नहीं, सुनाना ही है। इफ़ यू क्रैक अ जोक इसका मतलब आपने एक चुटकुला सुनाया। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये मेक पे अंडरलाइन होना था बच्चे। मिस्टर भरत जो हैं, जो प्रोफेसर हैं, ये ऐसे हैं जिन्हें सबके सब स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं। एक नंबर का सवाल, धाकड़ सवाल। अब लुक अप टू का मतलब भी होता है बच्चे रिस्पेक्ट करना। लुक अप का मतलब होता है जैसे ही कोई चीज़ आप इंटरनेट पे ढूंढते हो ना, उसको बोलते हैं लुक अप। ठीक है। लुक ओवर, बेसिकली किसी को अनदेखा कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाले सबका तो कोई मतलब नहीं है इसको, ये वाले दोनों का ना इसका कोई मतलब है ना इसका कोई मतलब है। अब बचा ये और ये। लुक अप टू का भी मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, आदर की नज़र से देखना, और ये भी रिस्पेक्टेड है। अब क्या करें, इम्प्रूव करें कि ना करें? वैसे तो जनरली क्या होता है, जब सिंपल वर्ड दे रखा हो तो उसकी जगह पे कोई फ्रेजल वर्ब लगा दिया जाए, अच्छा यूसेज कर दिया जाए तो अपन इंप्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे। पता क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आपने मेरे से प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा तो आपको याद होगा, अगर प्रीपोजिशन लास्ट में छोड़ते हैं, हु आर यू टॉकिंग टू, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन लास्ट में छोड़ते हैं तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आता है। मिस्टर भरत वाज अ प्रोफेसर हु ऑल द स्टूडेंट्स लुक्ड अप टू। अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन लास्ट में छोड़ोगे ना तो यहाँ पे हु आया होता, इसलिए यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट मार्क होगा। एक नंबर का धाकड़ सवाल कहूंगा मैं इसको। अगर यहाँ हु होता ना तो फिर अपन इसको मार्क कर सकते थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे ये द अदर्स शुक देयर हेड्स। अब इसके अंदर ये पेपर में शायद ऐसा ही आया, लेकिन इसमें होना ये चाहिए था बच्चे। आंसर आप समझ गए होगे कि उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई। शुक का मतलब तो कैसे भी हिलाना होता है। अगर आप अप्रूवल देने के लिए गर्दन हिलाते तो ऐसे हिलाते हैं। ठीक है। शुक का तो मतलब कैसे भी हिला सकते हो। अप्रूवल देने के लिए जो गर्दन हिलती है वो ऐसे हिलती है, और उसके लिए वर्ब यूज होती है नॉड। तो यहाँ पे नॉड तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो यही है। लेकिन जो बात है यहाँ पे मेन वो ये है कि शुक देयर हेड्स यहाँ पे लिखा हुआ, शुक देयर हेड्स। ये देयर हेड्स की जरूरत नहीं है, नॉड के लिए जो नॉड देयर हेड की जरूरत नहीं है, दे नॉडेड सीधा चलेगा। द अदर्स नॉडेड एंड मेक नॉइसेज ऑफ अप्रूवल। उन्होंने आवाजें निकाली अप्रूवल की, ये वाली। तो यहाँ पे
नॉड देयर हेड लिखने की जरूरत नहीं, नॉड का मतलब ही होता है हेड को ऐसे ऐसे हिलाना, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर में आया इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया, हालांकि इसका सही ये होना चाहिए था, शुक देयर हेड पूरा का पूरा अंडरलाइन होना चाहिए था। नेक्स्ट पे, दे स्पोक अबाउट द वेदर। स्पोक का मतलब होता है बच्चे बोलना, जैसे एक ही पर्सन बोलता है ना तब स्पीक लगाते हैं अपन, इसीलिए स्पीकर बोलते हैं जो स्पीच देने वाला होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसके लिए टॉक अबाउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया करो। तो यहाँ पे स्पोक अबाउट नहीं, दे टॉक्ड अबाउट। उन्होंने वेदर के बारे में बात करी। जनरल बुड्ढे लोग मिलते हैं तो और भाई आपके वहाँ मौसम कैसा है, ये है वो है, यही बात करते हैं, गर्मी नहीं होगी बहुत ज़्यादा, तो वो वाला, ठीक है। टॉक अबाउट आएगा। स्पीक जनरली अपन तब यूज़ करते हैं जब एक आदमी बोल रहा होता है, बहुत सारे लिसनर सुनने वाले होते हैं, सिर्फ श्रोता सुनने वाले, स्पीकर बोलने वाला, है ना। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट द टाइम बॉम्ब बस्ट। बॉम्ब के लिए बच्चे एक्सप्लोड वर्ब का यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए अपन यू लगाएं। ब्लो अप, कोई चीज़ें ब्लो अप हो जाती हैं। इरप्ट, एकदम से बाहर निकल जाती हैं। तो बॉम्ब के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, देखो बर्स्ट माने फूटना ही होता है, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन गुब्बारे बर्स्ट होते हैं, बलून सॉरी बॉम्ब एक्सप्लोड होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर उसी बात को लिखना कोई बेटर तरीका है, कोई ऐसा वर्ड है जो स्पेशली उसी केस में यूज़ होता है, अगर वहाँ पे यू डू अ मिस्टेक को कर देते यू मेक अ मिस्टेक, मार्क करेंगे। ही टोल्ड अ जोक की जगह ही क्रैक्ड अ जोक, मार्क करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसी बात को लिखने का बेहतर तरीका भी मार्क होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भाई, टू हिज एस्टोनिशमेंट एंड एडमिरेशन ही गॉट द इंफॉर्मेशन दैट इट वॉज ओनली। बिल्कुल वो भौचक्का रह गया और अंदर से एडमिरेशन निकली। मान लो दूर से उसने देखा एक पर्दा टंगा हुआ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा आलीशान होटल था, देख रहा गजब की चीज़ें, दूर से दिख रहा है कि पर्दा टंगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा पास गया और पास गया, फिर उसने देखा, अरे भाई पर्दा नहीं टंगा हुआ, तो फोटो इतनी गजब की बना रखी है, ऐसा लग रहा है एकदम 3D पर्दा टंगा हुआ है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसको एस्टोनिशमेंट हुई और एडमिनिस्ट्रेशन हुई जब उसे पता चला कि भैया वो सिर्फ फोटो थी पर्दे की, रियलिटी में पर्दा था नहीं। इतना गजब का किसी ने बना रखा पेंटर ने कि वो दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रियल पर्दा हो। तो यहाँ पे ही गॉट द इंफॉर्मेशन, फिर वही बात, ही गॉट द इंफॉर्मेशन दैट, कि उसने पाया, ही फाउंड दैट। अगर उसी बात को लिखने का कोई बिल्कुल छोटा तरीका है, कंसाइज तरीका है, तो उसको मार्क करेंगे ना यार, फाउंड आएगा। नेक्स्ट भाई, इट वॉज रेनिंग सो हैविली यस्टरडे। इतनी तेज रेन हो रही थी कि मैं अपनी बाहर यूजुअल वॉक के लिए जा ही नहीं पाया। मूव आउट का मतलब होता है बच्चे एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, घर वर छोड़ के चले जाना। यू शुड मूव आउट, तुम्हें इस घर को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। मूव आउट का ये वाला यूज़ नहीं है। जब आप बाहर टहलने वगैरह के लिए जाओगे तो उसके लिए गो आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा, ना कि मूव आउट। मूव आउट जैसे मतलब आप कोई सोसाइटी से एक सोसाइटी छोड़ के परमानेंटली दूसरी जगह रहने चले गए, उसके लिए मूव आउट फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब गलत यूज़ हुई है, गो आउट का यूज़ होगा। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, उसका एक दोस्त है, वो अभी बस से उतरा। गेट डाउन का मतलब भी होता है उतरना, किसी व्हीकल से उतरने के लिए अलाइटेड फ्रॉम का भी यूज़ होता है। अब मेरी नज़र में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए मार्क किया बच्चे, ये चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है। गेट डाउन की इंप्रूवमेंट करके आप एक वर्ड लगा रहे हो, क्योंकि होता क्या ना, यहाँ पे अगर ऐसे होता ना, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैड जस्ट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि लेफ्ट द बस, ठीक है, या फिर मूव्ड मूव्ड डाउन फ्रॉम द बस, ऐसा कुछ अगर लिखता तब भी मैं सोचता कि एक अच्छा वर्ड लगा के आपने उस सेंटेंस को अच्छा कर लिया। लेकिन गेट डाउन तो अपने आप में फ्रेजल वर्ब है, बढ़िया यूसेज माना जाता है फ्रेजल वर्ब अगर यूज की जाती है तो। उसके लिए आप एक और वर्ड लगा रहे हो, और एसएससी ने जो इसका आंसर दिया बच्चे वो ये दे रखा है। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को इतना बढ़िया सवाल नहीं मानूंगा कि पेपर में आने लायक है। बढ़िया सवाल क्या, मैं मतलब जानबूझ के बच्चे को परेशान करने वाला सवाल मानूंगा। जनरली क्या होता है, कोई सिंपल वर्ड दे रखा होता है, अच्छा वर्ड अगर फ्रेजल वर्ब यूज कर दी जाए उसकी जगह, या कोई बेटर वोकैब यूज कर दी जाए, तब अपन मार्क करते हैं। लेकिन फ्रेजल वर्ब की रिप्लेसमेंट एक बेटर वोकैब से कराना, इस टाइप के सवाल मुझे नहीं लगते दिए जाने चाहिए, ठीक है। पेपर में आया तो आप जो मैंने एसएससी वाला बताया वो मार्क करके आ जाइएगा, लेकिन फिर वो एक्सप्लेन करना उसके लिए ज़बरदस्ती हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाह रहा। द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रेज्ड बाय एन आर्टिकल ही हैड रेड। स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो उठाया जा रहा था, किसके द्वारा, एक आर्टिकल जो उसने पढ़ा है। अब यहाँ पे रेज्ड, ये तो भैया ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर पैसिव लिखना था तो वर रेज्ड आना चाहिए, तो ये वाला तो ऑप्शन तो गया, ठीक है। क्विकंड, तेज हो गया,
इंक्रीज बढ़ गया कि मल्टीप्लाई हो गया? मल्टीप्लाई का भी मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को और ज़्यादा फैला देना। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है तो इसका मतलब उस चीज़ को फैला दिया जाता है। तो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, ये जो लड़का था इसका जो बेसिकली इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। स्टूडेंट का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया बेसिकली किसके द्वारा? स्टूडेंट का इंटरेस्ट। अब इसको देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे बेसिकली इसको जस्टिफाई किया जाएगा। रेज होती है एक ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? अगर इसको या तो ऑब्जेक्ट दो और पैसिव में लिखना तो ये लिखो, ठीक है? रेज वर्ब हैपनिंग वर्ब नहीं होती, कुछ चीज अपने आप बढ़ती है उसके लिए राइज लगाते हो, कभी रेज नहीं लगाते, ये तो इसलिए गया, ठीक? स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो तेज हो गया, टाइम की तो बात कोई करनी नहीं। स्टूडेंट का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो गया, इंक्रीज हो गया, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो था वो मल्टीप्लाई हो गया और इंटरेस्ट हो गया मतलब बेसिकली इंक्रीज हो गया, मतलब कर दिया गया बेसिकली उस आर्टिकल के द्वारा, ये जो आपने लिखा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और इंक्रीज दोनों का ही मतलब है बढ़ जाना। अब ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, दोनों में से बेटर वर्ड किसको मानूं? इंक्रीज को मानूं कि मल्टीप्लाई को मानूं? बोलिए, बेटर वो कैब कौन सी मानी जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन आएगा जीपी। हालांकि इतने दोनों क्लोज ऑप्शन इसको देने नहीं चाहिए थे, फिर भी अगर अपन बेटर वो कैब कंसीडर करेंगे तो फिर मल्टीप्लाइड ही मानना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट ने पेशेंट से पूछा कि तुम्हें किसने रिकमेंड किया है इस डॉक्टर के पास? अगर आपने कभी हॉस्पिटल जिंदगी में गए हो तो डॉक्टर रेफर करता है ना, पीजीआई रेफर कर दिया, सुना होगा आपने। डॉक्टर जब एक दूसरे को रेफर करते हैं, ऐसे प्रोफेशन में कोई किसी एक दूसरे के पास भेजता है, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था, उन्होंने आपका नाम रेफर किया था, तो यहाँ पे रेफर वर्ब का यूज होगा, ठीक है? डॉक्टर एक दूसरे को रेफर करेंगे बच्चे, रेफरेंस देना। द लर्नर्स आर इंटेंडेड टू रीड, जो लर्नर्स हैं बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, आर इंटेंडेड टू रीड द सोर्स एट होम। बेसिकली आर इंटेंडेड टू डू दैट, कहने का मतलब उनका मन करता है ऐसा करने को। स्टूडेंट्स का कोई मन नहीं करता घर पे पढ़ने को, स्टूडेंट्स को बेसिकली सलाह दी जाती है घर पढ़ने की, या स्टूडेंट से आशा करी जाती है कि वो घर से पढ़ के आएंगे। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोर्स को घर जाकर पढ़ेंगे, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आर मेंट टू, स्टूडेंट्स का काम ही ये नहीं भैया। स्टूडेंट्स ऐसा करने का मन करता है? नहीं भैया। मतलब स्टूडेंट्स के मन में ऐसी मतलब इच्छा थी कि वो ऐसा करें? कोई मन नहीं करता उनका। अब बात करें यहाँ पे द लर्नर्स, लर्नर्स का मतलब है स्टूडेंट ही। द स्टूडेंट्स आर इंटेंडेड टू रीड द सोर्स एट होम और द आर एक्सपेक्टेड टू, कौन सा हमारे, अगर आपने प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ रखी है तो आपको पता होगा सजेस्ट के बाद इन्फिनेटिव कभी नहीं आता। सजेस्ट के बाद तो या तो जेरंड आता है या दैट लगा के क्लोज आता है। अगर यहाँ पे द लर्नर्स आर सजेस्टेड, लर्नर्स आर सजेस्टेड रीडिंग द सोर्स, अगर ऐसे होता तब अपन मार्क करते हैं। सजेस्ट के बाद कभी इन्फिनेटिव नहीं आता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सजेस्ट की बजाय अपन एक्सपेक्ट को मार्क करेंगे क्योंकि एक्सपेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आता है। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं कहूँ ही सजेस्टेड, पहली बात तो ही सजेस्टेड के साथ एक तो ये एरर ये आता है, ही सजेस्टेड मी लिख के दे देगा सीधा, एरर है। ही सजेस्टेड टू मी आएगा, एक तो एरर ये आता है। दूसरा, ही सजेस्टेड मी टू गो देयर नहीं लिख पाओगे आप डिक्शनरी में टाइप करना, आपको स्पेशली लिखा मिलेगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक मिल जाएगा। गलत है बच्चे ये। ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड गो देयर, यस ही सजेस्टेड मी गोइंग देयर, इन्फिनेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, या तो गोइंग लगा लो या फिर दैट लगा के आगे क्लॉज क्रिएट कर लो। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये प्रीपोजिशन चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट पर जाइए। आई एम स्टार्विंग एंड क्राउलिंग पीपल। हालांकि बच्चे ये बात मैं आपको कोई इमोशनल करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस मैं कह सकते हो कि थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, है ना? एक जैसे बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको बाकी दुनिया से बढ़कर कुछ चाहिए, अगर आपको बाकियों से अलग कुछ चाहिए तो फिर आपको बाकियों से अलग मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है? अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी इसके अंदर टाइम हो रहा है 12:47। कहाँ पे इसको मिनिमाइज करके दिखाऊं क्या आपको? कहीं मिनिमाइज करने से यार कुछ और गड़बड़ नहीं हो जाए, मैं बस इसलिए नहीं करना चाह रहा। चलो देखी जाएगी अब जो होगा। कहाँ लिखा आता है इसमें टाइम? अब उसके नीचे पट्टी आ गई यार। एक्चुअली ये जो पट्टी चल रही है ना, इसके नीचे यहाँ टाइम है 12:47। चलो छोड़ो। अरे भाई खुल जाना बस तो वापस वहीं से।
तो कहने का अर्थ ये है बच्चे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 5 दिन मैं हफ्ते के अंदर एक फ्री क्लास रोज लेता हूँ और इसके अलावा 6 घंटे अनअकैडमी पढ़ाता हूँ। ठीक है, टोटल मिला के 7 से 8 घंटे क्लास लेता हूँ, 3 घंटे स्लाइड बनाता हूँ, 3 घंटे डाउट बताने में लगाता हूँ, टोटल 14 घंटे दिन के, बाकी दिन डिवोट करता हूँ। 2 दिन मैंने अपने लिए छोड़े थे, थर्सडे फ्राइडे। ये थर्सडे फ्राइडे को आपकी वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, थर्सडे को मन नहीं किया या कह लो भी ऐसे लगा यार बस ठीक है, अब फ्राइडे को मैं इसको शूट करने के लिए लग गया था शाम को 6 बजे ही। अब ये आपको एडिटेड वर्जन मिलेगा, बीच में मैं आप देखते हो कि वहाँ जा रहा हूँ वीडियो रोक रहा हूँ, बीच में ये गोलियाँ खा लेता हूँ, दवाइयाँ खा लेता हूँ। ये ना एक ये है हिमालय की, ये कॉफलेट आती है बेसिकली, गले को सूद करती है, तो इसके बिना इतनी लंबी वीडियो बनती नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, ये कोई इमोशनल करने के लिए या तुमसे वो हो मैं तो तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा धर्मात्मा हूँ, ये सब दिखाने के लिए नहीं। मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है, अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को जाने, है ना, मेरी क्वालिटी को जाने, या मतलब मेरे जो कंटेंट की जो क्रीम है, मलाई है, उसको देख पाएँ, या कह लो कि ये जो बुक है जो मैंने जिस शिद्दत से लॉन्च करी है, मैं चाह रहा हूँ कि यार बच्चे को डाउट के लिए, छोटी मोटी करेक्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। वो चीज़ अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो क्यों करना, मतलब बेसिकली क्यों कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे को बाकियों से हट के कुछ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अलग जगह हो, जब क्लासी स्टूडेंट जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सोचना नहीं पड़े कि कौन सा टीचर, उनको पता हो कि इससे पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको भी लाइफ के अंदर कुछ अलग चाहिए, कहने का मतलब 30 लाख लोग पेपर देते हैं, अगर आपको वो टॉप 6,000 8,000 10,000 के अंदर आना है, तो आपको भी मेहनत बाकियों से ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई 9 बजे सोएगा, कोई 10 बजे सो जाएगा, कोई 11 बजे सो जाएगा, ऐसा भी होता है, कोई 3 बजे सोता है लेकिन सुबह लेट उठता है। मैं कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई 3 घंटे पढ़ेगा, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 10, कोई 12, कोई 14, कोई 16, तो समझिए जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ही लाइफ में आप ज़्यादा अचीव करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है इसके। द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड मोर लाइक बीस्ट। अब ये पेपर में बिल्कुल ऐसा ही आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर लुक मोर लाइक बीस्ट, लुक मोर लाइक बीस्ट, तो यहाँ पे लुक लगाने के बाद फिर वो सीधा रिजेंबल्ड बीस्ट लिखना चाहिए था। क्यों मार्क किया मैंने इसको, रिजेंबल्ड, लाइक नहीं आएगा कहने का, सॉरी मोर नहीं बच्चे, लुक किसी के जैसा दिखाई पड़ने के लिए वर्ब यूज होती है रिजेंबल। ये तो चलो आंसर सबको पता चलेगा कि किसी के जैसा दिखाई पड़ने के लिए रिजेंबल लगता है, लेकिन रिजेंबल के साथ लाइक नहीं आता ना। रिजेंबल का मतलब ही होता है लुक लाइक समबडी, तो अगर रिजेंबल लिख दिया तो लाइक कैसे आ जाएगा। तो कायदे से ये पेपर में ऐसा आ गया होगा, इसलिए ऐसा कैसा सीधा लिख दिया गया है। लेकिन अगर इसको अंडरलाइन करते अपन तो यहाँ पे लुक के बाद ये लाइक भी हटना चाहिए था। ठीक है, लुक्ड मोर लाइक बीस्ट, या क्वेश्चन में ही लाइक ना होता, या क्वेश्चन में ही लाइक ना होता, फिर लुक्ड मोर लाइक बीस्ट की जगह रिजेंबल्ड बीस्ट मोर देन ऐसे करके लिखा होता तो बेटर होता। किसी के जैसा दिखना का मतलब होता है रिजेंबल। ही रिजेंबल्स हिज फादर, मतलब वो अपने पिताजी जैसा दिखता है। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई जैसा दिखता है। नेक्स्ट पा जाइए। डिस्पाइट हैविंग मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज ही वेंट फॉर पुलिस सर्विस। वेंट फॉर मतलब वो चला गया उस चीज़ के लिए, है ना। वेंट फॉर वैसे इस मीनिंग में भी यूज होता है, लेकिन फिर वही बात, बेटर वो कैप। वेंट फॉर का मतलब होता है ऑप्ट करना, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, यू शुड गो फॉर इट। अरे तुझे ये काम कर लेना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। बेसिकली अगर कोई काम करने की बात हो रही है, तुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। लेकिन अगर ऑप्शंस में से एक चूज करने की बात हो रही है, तो उस केस में ऑप्ट वर्ब को बेटर माना जाएगा, कि उसने इस चीज को ऑप्ट कर लिया। ऑप्शन वर्ड भी यहाँ से निकला है कि इस ऑप्शन को चुन लिया, उसके लिए ऑप्ट वर्ब बेटर मानी जाएगी। नेक्स्ट पर जाइए। मॉडर्न मेडिसिन प्रमोट करता गुड हेल्थ को। प्रमोट का मतलब यहाँ प्रमोशन करना नहीं है, प्रमोट का यहाँ पे मतलब है बेसिकली बढ़ाना, मतलब पॉजिटिव सेंस में बढ़ाना, किसी में अच्छे चेंजेस लेके आना। कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो प्रमोट करती है अच्छी हेल्थ को, कहने का मतलब उसको बेहतर बनाती है, अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे प्रमोट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मतलब ही नहीं है, कोई मीन्स साधन होना, प्रीचेज अबाउट भाषण देना, प्रेजेस तारीफ करना, कोई मतलब ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर। अब ये या तो पेपर वगैरह में ऐसा आया इसलिए यहाँ पे ऐसा टाइप हो गया, इसके अंदर अगर आप गिवन लॉट ऑफ प्रेशर, इसको कहने का छोटा तरीका है, कंसाइज तरीका है फोर्स। आप प्रेशर वर्ड को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फोर्स आने के बाद तो प्रेशर आ नहीं पाएगा ना,
ऐसा थोड़ी लिखोगे ही वॉज फोर्स्ड प्रेशर, ही वॉज फोर्स्ड टू सिंग। ये गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर पूरे की सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकती है फोर्स्ड। मैं फिर बता रहा हूँ किस केस में करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है फिर तो लिखना ही लिखना है। अगर सही है तो भी किस केस में कर सकते हैं, पहला उसी बात को लिखने का छोटा तरीका है, कंसाइज तरीका। दूसरा बेटर वोकैब यूज होगी, कोई फ्रेजल वर्ब यूज कर रखी है आपने, बढ़िया। अगर ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ था वो बिल्कुल ईजी वोकैब थी, अगर उसी बात को लिखने का कोई अच्छा तरीका है, बेटर तरीका है, तो आप उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है जी। इफ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार योर बिजनेस माइट बी लुकिंग अप। अब लुक अप का मतलब भी होता है क्या, लुक अप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग इसके अंदर लिख रखा होगा। एक तो लुकअप का मतलब ढूंढना भी होता है, एक लुकअप का मीनिंग और भी होता है। यू शुड लुक इट अप, ढूंढना, और इम्प्रूव होना, कोई सिचुएशन वगैरह इम्प्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए, तो वो भी ये होता है। अगर तुम ये नई कार अफोर्ड कर पा रहे हो तो तुम्हारा जो बिजनेस है वो भी लुकअप कर रहा होगा, तुम्हारा बिजनेस जरूर इम्प्रूव हो रहा होगा। अब फिर वही बात, लुकअप का मतलब इम्प्रूव होना और फ्लरिश का मतलब भी बढ़ना। मार्क करें कि ना करें फिर वही डिलेमा। लेकिन बच्चे बिजनेस वगैरह के लिए लुकअप फ्रेजल वर्ब का यूज़ आपको नहीं मिलेगा। कोई सिचुएशन में सुधार आने के लिए लुकअप का यूज़ करते हो, अगर बिजनेस प्रोग्रेस करता है तो उसके लिए लुकअप का यूज़ नहीं होता। आप डिक्शनरी में टाइप करके देख सकते हैं। बिजनेस वगैरह जब बढ़ते हैं फैलते हैं तो उसके लिए फ्लरिश वर्ब का ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मार्क हो रहा है। व्हेन दे आर, आपने नोटिस करा होगा जो इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वर्ब का पूरा रीडिंग बेस्ड है। जो रीडिंग एक्चुअली इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है बैंक से सिलेक्ट हुए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बैंकिंग एग्जाम के सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए आप, मैं मानता हूँ कि आपको इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पोर्शन करने में बहुत दिक्कत आई होगी, क्योंकि ये पूरा रीडिंग बेस्ड मामला है सारा इसके अंदर। इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन काफ़ी डले हुए हैं। ठीक है। व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड, व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू राइट। अब हिंदी मीनिंग तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तुम कब स्टार्ट करोगे लिखना, लेकिन फ्यूचर जब दिखाना होता है कि तुम ये काम कब करोगे, जब राइट करना एक्शन आप लिख चुके हो तो स्टार्ट करोगे लिखना, दो बार एक्शन, दो एक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्या है, सीधा लिख दोगे व्हेन आर यू गोइंग टू राइट। कब लिखोगे भाई, स्टार्ट करोगे लिखना, दो दो वर्ब लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है। व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ कार, गाड़ी कब खरीद रहे हो, ऐसा थोड़ी लिखोगे व्हेन आर यू स्टार्टिंग टू बाय अ कार। हाँ के ना। तो यहाँ पे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना है तो बी की फॉर्म प्लस गो की फॉर्म से लगाते हैं ना अपन। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, ऐसा थोड़ी लिखोगे आई एम स्टार्टिंग टू गो टू बाय अ कार। दो दो वर्ब लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको। तो यहाँ पे सीधा लिखोगे आई एम गोइंग टू बाय अ कार, आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो। नेक्स्ट पे आ जाइए। अ कैलुअस सिस्टम जनरेट्स नथिंग बट अ मिज़anthrope। एक जो बुरा सिस्टम होता है ना, मतलब दूसरों की परवाह ना करने वाला जो सिस्टम होता है, वो और कुछ नहीं बल्कि एक मानव जाति से नफरत करने वाले को जनरेट करेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा, जनरेट करेगा, डेवलप करेगा, इंड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बोलते हैं ना कि इस प्रकार के समाज से, इस प्रकार के समाज से ऐसे लोग निकलते हैं, तो उसके लिए कौन सी वर्ब आएगी बताओ। कि अगर ऐसे एनवायरनमेंट में लोग रहेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट, अगर मैं कहूं कि दिस काइंड ऑफ कम्युनिस्ट एनवायरनमेंट विल जनरेट दिस काइंड ऑफ पीपल, विल प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ पीपल, विल डेवलप दिस काइंड ऑफ पीपल, इसमें बेस्ट मीनिंग कौन सा है। कोई नई फसल अगर निकलती है तो उसके लिए प्रोडक्शन वर्ब का यूज करते हैं कि ये फसल प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इंसानों की भी, अगर इस चीज़ से ये चीज़ निकल के आ रही है तो बेस्ट वर्ड रहेगा बच्चे इसके अंदर प्रोड्यूस। ठीक है, रीडिंग से पता चलेगा मेनली आपको। नेक्स्ट पाइए। ट्रांसपोर्ट वर्कर जो है उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करी एक स्ट्राइक, ये टाइपिंग एरर है बच्चे, आस्क और फॉर दोनों अंडरलाइन होंगे। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, डिमांड के साथ फॉर नहीं आएगा, ये अंडरलाइन दोनों होंगे। सस्पेक्टेड कपल को ले जाया गया एयरपोर्ट से, सस्पेक्टेड कपल को अफरा तफरी में एयरपोर्ट से ले जाया गया थ्रू अ साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। वो जो कपल था जिन पर कोई संदेह था, आतंकवादी हो सकते हैं या कुछ स्मगलर हो सकते हैं, उन्हें साइड वाले एंट्रेंस से ले जाया गया पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन के लिए। एसएससी ने इसका आंसर दिया विस्क, लेकिन मुझे बच्चे इसमें रस्ट भी ठीक लग रहा है। विस्क का भी एक तो विस्क होता है वो अंडे को विस्क करना, ऐसे करके घुमाना। विस्क का मतलब ये भी होता है किसी को अचानक से कहीं तेजी से कहीं ले जाना, और रश का भी बिल्कुल सेम मीनिंग होता है। अब ये पेपर में आए तो मेरे हिसाब से इसको चैलेंज करना बनता है, क्योंकि दोनों के बिल्कुल मीनिंग सेम है, मेरी नज़र में दोनों सही हैं।
इसने ज़बरदस्ती के ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करके पेपर में दे दिए, प्रीवियस ईयर यही, ठीक है। पेपर में आए तो आप ये मार्क कर लेना, लेकिन कायदे से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, दोनों के मीनिंग सेम है। रस्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट भी एकदम ठीक है और विस्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट भी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एडवांस वर्ब से रिलेटेड है। डिनाई का मतलब होता है कोई पास्ट में एक्शन हो गया उसके लिए मना करना। मैंने कहा कि कल तू उसके साथ घूम रहा था क्या, ही डिनाइड दैट, मना कर दिया उसने। अगर मैंने कहा मूवी देखने चलेगा, नहीं, कोई फ्यूचर में एक्शन होता है उसके लिए मना करने के लिए रिफ्यूज आता है। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, यानी फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए यहाँ पे डिनाई नहीं रिफ्यूज वर्ब आएगी। ये एडवांस वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्फिनेटिव से फ्यूचर एक्शन दिखाए जाते हैं, साथ में एक्शन हो रहे हो पहले हो रहे हो वो जिरेंड से दिखाए जाते हैं। ये इन्फिनेटिव है यानी फ्यूचर एक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसी वर्ब आएगी जो फ्यूचर के साथ आती हो, यानी रिफ्यूज। डिनाई तब आता है जब पास्ट में मना कर दिया आपने, पास्ट के किसी एक्टिविटी के लिए। ही डिक्लाइंड ऑल द एलिगेशंस, उसने वो सारी की सारी एलिगेशन जो उस पर लगाई गई थी उन्हें झुकला दिया। स्पन वर्सेस रिफ्यूट। अब इसका जो एसएससी ने आंसर दे रखा है वो स्पन दे रखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ 105। स्पन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, तिरस्कार कर देना, किसी चीज को झुकला देना। और रिफ्यूट का मतलब भी होता है किसी चीज को झुकला देना। अब मेरे हिसाब से जब किसी पर कोई आप आरोप लगाते हो और आप उनको तथ्यों के साथ खारिज करते हो कि नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं, ये सत्य ही नहीं है, उसके लिए रिफ्यूट वर्ब बेटर है। एसएससी ने लेकिन इसका आंसर ये दे रखा है, तो इसको बच्चे जब पेपर में आए तो चैलेंज करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं। आपकी पेपर में आ जाए तो आप भी स्पन मार्क कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे रिफ्यूट वर्ब इज बेटर। नेक्स्ट पर विक्टोरियन एरा नोटेड, ये आपने देखा होगा कि इस ईस्वी ने मार्क किया। मार्क करने का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट इवेंट का होना, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट की स्टार्टिंग पॉइंट। तो विक्टोरियन एरा ने मार्क किया, या स्टार्टिंग या एंडिंग कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट की। तो यहाँ पे विक्टोरियन एरा तो कुछ ऐसे पेन कॉपी लेके नोट नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे मार्क का मतलब ऐसा नहीं फिर कोई अच्छा सर पेन कॉपी लेके क्या मार्क करेगा क्या, अरे नहीं भैया। मार्क का मतलब होता है बेसिकली जब कोई चीज भी, दिस थिंग, ये जो तुम्हारा एक्शन था ना, दिस मार्क द स्टार्टिंग ऑफ, मतलब उसने बेसिकली इस इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत या इस इंपॉर्टेंट चीज की एंडिंग को शुरू किया या नींव रखी, रिकॉर्ड हुई उस टाइम पे, या वो उस टाइम पे थी। ऐसा वाला मीनिंग देने के लिए बेस्ट वर्ड रहेगा यहाँ पे मार्क। इट मार्क्ड द एंडिंग ऑफ दिस, ये उसको अंकित कर दिया, इसको हिंदी में कहते हैं इसने अंकित किया इसको। ही इज फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी, भैया वो आदी है पैसे बचाने का, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के आप बेसिकली कहना चाहते हो, कंजूसी टाइप से मीनिंग आप उसका देना चाहते हो कि भैया ज़्यादा ही पैसे सेव करने का हैबिचुअल है वो, ठीक है। वैसे तो ये अच्छी आदत होती है पैसे सेव करना, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि सामने वाले की बेइज्जती करना चाह रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड मत लगाओ, नेगेटिव वर्ड लगा लो। सेव का जो नेगेटिव वर्ड होता है वो होता है होर्ड करना, ठीक है। होर्ड करना, किसी चीज़ को इलीगली जमा कर लेना। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जो टीवी न्यूज़ है आजकल वो बड़े ही नॉन प्रोफेशनल, टीवी न्यूज़ इज डॉक्टर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल लोगों के द्वारा डॉक्टर कर ली जाती हैं। कुछ भी कहीं कहीं काटा पीटा, किसी की क्लिप कहाँ चला दी। एक वो क्लिप देखी होगी आपने, यहाँ से आलू डालूंगा यहाँ से सोना निकलेगा। अब वो राहुल गांधी खुद के लिए नहीं किसी और के लिए कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा बोला है, लेकिन इतनी क्लिप काट दी और चला दी। ऐसी वो जैसे अशोक गहलोत हैं, वो कह रहे थे कि पानी से सारी बिजली निकल जाएगी, तो फिर ये पानी खेतों में लगा क्या करेंगे, वो भी किसी और की लाइन बोल रहे थे, वो वहाँ चला दी। ऐसी औरों की भी चलती रहती हैं, ठीक है। मेरे को अभी ये दो याद आ रही हैं, इससे बिल्कुल ऐसा मतलब मत समझिएगा कि मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। भैया पढ़ाता हूँ, जो जैसा है सब बढ़िया है, जो आपको जो अच्छा लगे फॉलो कर लिया करो, सब अच्छा है। अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करिए, आपको जो अच्छा लगे बढ़िया। चलिए, तो अब यहाँ पे ये जो वेटेड है इसका क्या मतलब होता है, एक्साइट कर देना किसी को नहीं, इसका वाले का मीनिंग नहीं है ये। यहाँ पे बेसिकली आप तीनों के मीनिंग देख लेना, इनके सबके वोकैब बेस्ड ये सवाल है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस के द्वारा, पॉलिटिकल हायर अप्स के द्वारा, मतलब जो मंत्री होते हैं वो बताते हैं कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना, केयरफुली एग्जामिन करते हैं वो। इन टीवी न्यूज़ पे जो जो बोला जा रहा है कि हमारे बारे में ये नहीं बोलना ये नहीं बोला, केयरफुली एग्जामिन करते हैं, वो वाला मीनिंग देना वो इसका, ठीक है जी। बाकी इन दोनों का एक बार मीनिंग देख लीजिएगा। इसका मतलब तो गीला करना होता होगा, या फिर किसी को एक्साइट कर देना मीनिंग होता है।
इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मेहनत अच्छी लगी होगी। एडवांस वर्क की पीडीएफ मैं आपको 25 से 30 दिन में टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने इसमें एडवांस वर्क के मार्क करा दिए हैं उनको अपना उसी के अंदर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। जब एडवांस वर्क चैप्टर कर लें, जो डाउट होंगे, मेरे को लगेगा कि इसमें एडवांस वर्क है लेकिन डाउट वाले हैं, तो मैं वो भी अगली जब एडवांस वर्क की डाउट सीरीज़ का नंबर आएगा वहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा। कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि इन डाउट डिस्कशन की सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है कुछ। और इसी अपने कमेंट के अंदर मैंने पिन कर रखा जो नया फ्री कोर्स अपन ने इसी यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया, उसका लिंक है भाई, उसको दोस्तों के साथ शेयर करना। 4-5-6 वीडियो, मतलब वीडियो उसकी 3-4 अभी हुई हैं, उसको देख के देखो, अगर क्वालिटी में दम लगे तो दोस्तों को वो पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक भेजना, ठीक है। आशा करता हूँ सब अच्छा है, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।